Hello and very good evening, everyone. How are you guys doing? Yeah. Hello, MGUS. Hi, sir. Happy New Year. Happy New Year, जी. आपको भी Happy New Year. हमने ऑलरेडी कर लिया था. एक Happy New Year हो गया. This is the part 2 Happy New Year. So thank you so much, MGUS. Okay. So today, it's not Wednesday with Mukhmohit, it is Tuesday with Mukhmohit. Normally, I would like to try कि भी हर Wednesday को हम लोग इकट्ठे हों and then plan for your preparation. But since exam is just around 2-3 दिन बाद ही है, तो Tuesday को हमने सोचा कि एक दिन एडवांस कर लें. How are you guys? Hello, नमस्कार, अभिनंदन, मृगनक शेखर, काम्या. हाउ मेनी क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सेशन. मैं तो चाहता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चंस इसी सेशन में से आएँ, बट बेटा जस्ट फॉर एवरीबडी इज नॉलेज, ऑल दोज हु आर अटेंडिंग टुडेज सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, जिन्होंने पिछला सेशन नहीं अटेंड किया, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, वार्म वेलकम एवरीवन, जय श्री राम जी की. एंड मैं डॉक्टर मुखमोहित हूँ, कम्युनिटी मेडिसिन फैकल्टी. यहाँ पे हमने दो सेशन में आई हैव ट्राइड टू डिस्कस 6 years of the FMG एग्ज़ाम टॉपिक्स. प्रीवियस सेशन में हमने इन डेप्थ इन डिटेल ये दो सेशंस के एग्ज़ाम टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. वी हैव डिस्कस्ड अराउंड 46 टॉपिक्स. We have already discussed in 46 topics में we have already made the base for epidemiology, biomedical waste, बड़े बड़े topics, levels of screening, natural history of disease, ये सब हमने cover कर लिया है. So in case you have not attended the previous session, you are recommended, I would strongly recommend कि आप पिछला सेशन भी देखें. एंड आज हम बस जो नए टॉपिक्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे. आज हमने ये चारों ईयर के एग्जाम के टॉपिक्स डिस्कस टोटल कर लेने हैं, रफली अराउंड 20. सो आप लगा लीजिए 70-80 टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, बिल्कुल ठीक है. लक्ष्मी, वेरी नाइस. व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम? बेटा ये सारे क्वेश्चंस आप एक जगह लिख लीजिए. आई विल गिव यू टोटल 15 मिनट्स, 10 से 15 मिनट हम देंगे आपको. एंड इसके अंदर हम सारे आपके क्वेश्चंस में एक एक करके ऑनलाइन लाइव डिस्कशन के जरिए I will be discussing. Okay, so Lakshmi, right now let me just take on all the topics, beta. How much time this session? Roughly around 2.5 to 3 hours. 2-2.5 से 3 घंटे का सेशन रहेगा. And we want to finish all of these topics again. चंदन कुमार, महेश, थैंक यू सो मच. आई एम ऑल्सो ग्लैड कि आपने दोबारा हमें ज्वाइन इन किया. आई होप आप सबकी प्रिपरेशन ठीक चल रही होगी. अभी सिर्फ 3-4 दिन एग्ज़ाम के लिए बचे हैं. बिफोर आई टेक ऑन दिस सेशन, मैं आप सबको याद करवा दूं कि ये जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है. इसको इतना भी बड़ा नहीं बनाना कि आपका अपना मेंटल लेवल चेंज हो जाए. Okay, so please make sure that you always have to maintain the balance. प्रकृति का, नेचर का नियम है ये कि हमें हमेशा संतुलन सिस्टम में चलना पड़ता है. सो बैलेंस इस टाइम पे ये चाहता है कि आप अपना पूरा जोर लगाए पढ़ाई में, बट इसका आउटकम का चिंता ना करें. डोंट एवर फील कि व्हाट विल हैपन इफ़ आई पास, व्हाट विल हैपन इफ़ आई विल नॉट पास. डू नॉट थिंक अबाउट दिस. अपना कर्म किए जाए. ये कर्म भूमि है, ये कुरुक्षेत्र का मैदान है. हम लोग सिर्फ एक अपना मतलब यू जस्ट हैव टू डू योर ओन बिट. बाकी जो कुछ होगा वो ऊपर वाले के हाथ में है बेटा. आप चाहे जितना मर्जी पढ़ लो, अगर ऊपर वाले ने ठाना हुआ है कि भाई होगा तो वो होगा ही होगा, और अगर कुछ और आपके लिए रखा है तो वो कुछ और रखा होगा. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने अपना कर्म करे जाना है. आपने फल की चिंता नहीं करनी है. डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय व्हाट विल बी द आउटकम. मैं पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो मैं ये हॉस्पिटल ज्वाइन करना है, ये हॉस्पिटल खोलेंगे, या नहीं पास होंगे तो ये क्या कहेगा. लोगों का काम है कहना. हमने अपनी तैयारी लोगों के ऊपर निर्भर करके नहीं रखनी है. You have to ensure this, that your preparation is not dependent on other people. रिश्तेदार जो मर्जी कहते रहे बेटा, हम आपके साथ हैं, आप खुद आपके साथ हैं, आपके माता पिता आपके साथ हैं. यू हैव टू जस्ट डू योर ओन वर्क. ये कर्म भूमि है. कर्म ही आपको सही रास्ते पे डालेगी. सो प्लीज एंश्योर दैट डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द आउटकम्स. राइट.
So let me just see के questions क्या क्या आप कह रहे हो sir. Then seeing both videos then we can touch maximum. Yes बेटा, yes you are correct Jaydeep. By seeing both the videos you can touch around maximum questions. बेटा आपके सामने है. I will be discussing all these questions. I have already discussed these 20 20 20 20 20 20 120 topics. Previous year topics हमने discuss किए हैं, करेंगे. Okay, so that's what you are supposed to do. What is the difference between health worker and MPW? बेटा all these topics आप ये लिख के रख लो एक जगह, या चलो मैं ही आपके लिए लिख लेता हूँ. What I can do is I'll write down. क्या क्वेश्चन था? What is the difference between health worker and MPW? एक और अभी किसी बच्चे ने पूछा था, I forgot that question. Degree of freedom. Degree of freedom. Right, difference between employer and also sir IDSP. Okay, चलो, these are some of your question and answer session के लिए questions. हम ये बाद में discuss करेंगे. Let us take on the topics. Just for all the students who are attending this session today with us for the first time, जिन्होंने previous session नहीं देखा था बेटा, this is the previous session. It was conducted on 10th of January 2024 at 7 p.m. It is available on my YouTube channel. It will be available only till your FMG exam. So FMG exam के लिए all in one PYT revision हमने करी थी. ये part 1 था. This was the part 1 of the session. This was the part 1 of the session. So also I would recommend जिन students ने बिल्कुल PSM अभी तक नहीं touch किया, if you have not yet touched PSM, just watch these two videos. All those students who had attended my Marrow lectures in the Marrow YouTube channel, उसमें हमने पूरा PSM I have revised in total 5 hours. 2.5 hours का ये session था and another 2.5 hours का part 2 session था. That was the part 2 session. So 2.5 hours, 5 hours में हमने पूरी PSM, all topics had been discussed. So this is also available on the YouTube channel. All those on the Marrow's YouTube channel. All those students who have not attended this channel and you have left out PSM, तो एक दफ़ा देख लो, कहीं काम आ जाएगा. But all said and done, ये वाले topics आपके previous year topics हैं बेटा. ये आपका पुराना हमने जो सेशन किया था 10th of January पे, ये उसका डिटेल्स है. यू कैन वॉच दैट. राइट, विटामिन ए वेट इज लेस, वो अभी बात कर लेंगे. So beta, just for your purpose, for your memory purpose, 2018 के ये सारे topics थे. We have already done these 2018 topics. Then we had come over to 2019 topics. We had come over to 2019 topics. 2019 के भी ये सारे topics हमने पिछले session में कर लिए थे. So these topics have already been dealt with. Now let me come over to the 2020 session. So I'm starting my lecture today with the 2020 session. Please pay attention. Please be attentive. And let us take on and let's see how we do in the total session. 2.5 से 3 घंटे का session रहेगा. Starting with the first topic, biomedical waste management. बेटा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पिछली दफ़ा हमने पूरे सेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. दैट वी हैव दीज 4 कैटेगरीज, येलो कैटेगरी, ब्लू कैटेगरी, रेड कैटेगरी एंड वाइट कैटेगरी. येलो कैटेगरी के आगे बेटा, आगे येलो कैटेगरी के आगे देर आर 8 सब कैटेगरीज. येलो हैज़ 8 सब कैटेगरीज. इन 8 सब कैटेगरीज में यू विल डिस्कार्ड एनीथिंग विच इज़ ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, soiled waste, expired or discarded medicines, chemical liquid waste, discarded linen, mattresses, body fluid, routine mask, gown, microbiological, biotechnology waste. ये सारा yellow waste है. इसके अलावा we also will discard the cytotoxic drugs and their equipments. जितना भी IV line use होगा with the cytotoxic drugs, that will also go to the yellow category. Red category is for all the plastic waste, the rubber waste, and white category is for sharps and metals. Blue category is for metallic body implants. Okay. Okay, so
So that is yellow, red, blue and white category. Then we also have the general waste. General waste is wet waste or dry waste and construction waste. Other waste, that is batteries waste, e-waste, electronic waste, atomic waste. Please note they are not part of the biomedical waste. Biomedical waste अलग होता है, other waste अलग होता है. Other waste like battery waste, electronic waste, radioactive waste. Please remember that all these wastes are categorized as other waste. Biomedical waste yellow में, can you please write in your chat box what about the, let me ask you a few questions. Vacuumers बेटा, वन लिखना और उसके आगे आंसर लिखना अपने चैट बॉक्स में, अदरवाइज आई विल गेट कंफ्यूज कि आपने किसका आंसर दिया है. सो अगर ये क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर में, अगर आपसे आ जाए वैक्यूटेनर्स, वैक्यूटेनर बेटा, वेयर विल यू डिस्कार्ड द वैक्यूटेनर, लिखो 1 एंड देन यू राइट डाउन. नेक्स्ट इज अगर आ जाए इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ये कहाँ डिस्कार्ड करेंगे. थर्ड अगर आ जाए नीडल ऑफ कैनुला, वेयर विल यू डिस्कार्ड द नीडल ऑफ द कैनुला. फोर्थ अगर आ जाए आपको, इन केस दे आस्क यू ब्लड बैग्स. फिफ्थ in case they ask you urine bags. Sixth, if they ask you gloves, blood stained, where will you discard this, gloves which are blood stained. And seventh अगर आपसे क्या पूछेंगे, एक्सरे डेवलपर फ्लूइड. चलो फटाफट से 7 क्वेश्चंस एंड वी आर डन विद द बायोमेडिकल वेस्ट. एक्सरे डेवलपर फ्लूइड अगर पूछा जाए, so 1 is red. Vacuumers, they will absolutely go to the red category. Vacuumtainer is red. 2 is red. Absolutely correct. Vacuumtainer is red. Beta, please note, vacuumtainer, agar in case it is a blood filled vacuumtainer, then it goes to the yellow. Otherwise, simple vacuumtainer is red. So intrauterine device, I think I told you last time, पहले मैं खुद लेक्चर्स में पढ़ाता था IUD is yellow sea waste. That is wrong. It has been updated now. Not wrong, I would say. ये update हो गया. Intrauterine device should be categorically discarded in the red category of the waste. So जो लोग पढ़ रहे हैं कहीं बुक्स वगैरह में, बिकॉज हम लोग ये शुरू कर रहा था, हमने खुद ये पढ़ाना शुरू किया था कि येलो कैटेगरी वेस्ट जो है that will consist of the intrauterine device. So government of India has now updated that it should be put into the red category. So IUD is red. Needle of the cannula, किसी ने ये लिखा क्यों नहीं थर्ड नंबर का, needle of the cannula. Why don't you write this, needle of the cannula? Thank you so much, Dr. Preetham. Very nice. It should be white category. Blood bags is blood bags 4 नंबर. किसने लिखा 4 नंबर. Disc cadet fusion, absolutely correct. Ayushi Rai, very nice beta. It is blood bags will be discarded in the yellow category. Blood bags are discarded in the yellow category. And urine bags, एक स्टूडेंट ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि यूरिन filled in the urine bag, मतलब urine bag which is filled by urine, sir, way to discard है भैया, urine will go to the yellow category. निकाल दो ना urine उसमें से, and then the urine bag will go to the red category. Gloves which are blood stained, लिखा किसी ने 5 number. Gloves which are blood stained, very nice बच्चे. Ayushi Rai, very good. Sarthika, very nice. Gloves in the red bag. Muskan, very good. And Saurabh, Harjeet, very nice. Shabash beta. Gloves which are blood stained, all these are gloves, they will always go to the red category. Blood stained हो या ना हो, they will always go to the red category. X-ray developer fluid 7 number, किसने लिखा 7 number. X-ray developer fluid, absolutely correct काम्या, very nice. आपने सारा एक में लिखा है, that is yellow category. X-ray developer fluid will go to the yellow में कौन सा yellow, अगर आपको याद हो, yellow F. मैंने क्लासेस में बात किया था येलो एफ कैटेगरी, फ्लूइड कैटेगरी. So very nice. That was just a very quick review about the biomedical waste management. Factories Act, we have already done about Factories Act. Factories Act में आपको 3-4 बातें याद रखनी है. कितना स्पेस चाहिए होता है, इट इज़ मोर देन 500 क्यूबिक फीट. नेक्स्ट बात आपको याद करनी है, कितने घंटे काम करते हैं, या तो वो 48 आवर्स और दे विल वर्क एज 60 आवर्स विद ओवर टाइम. So with overtime 60 hours, otherwise it is 48 hours. थर्ड बात याद रखनी है कि कैंटीन कब चाहिए, क्रैच कब चाहिए. इफ़ मोर देन 50 एम्प्लॉयज़ तो क्रैच चाहिए, इफ़ मोर देन 250 एम्प्लॉयज़ तो कैंटीन होता है, and if more than 500 employees then we need a welfare officer, and if more than 1000 then we need a
safety officer. If more than 1,000, we need a safety officer. That's all that you need for Factories Act. Factories Act, it was started in year 1948. Next is Mission Indradhanush. Beta, Mission Indradhanush is the other name for immunization program. It is the other name for immunization program. चलो फटाफट से एक राउंड क्विज, आप मुझे फटाफट से बताओ कि पेंटावेलेंट का रूट क्या है. आपने बस रूट बताना है. पेंटावेलेंट का रूट क्या है एंड इसका साइड इफेक्ट. You write down one number and then you write down the root, comma, you write down the most important side effect. Second, आपने मुझे fractional inactivated polio vaccine third dose का रूट बताना है. थर्ड डोज का रूट बताना है. थर्ड, ओरल पोलियो वैक्सीन का साइड इफेक्ट बताना है. यू नीड टू टेल मी द साइड इफेक्ट ऑफ द ओरल पोलियो वैक्सीन. ओरल पोलियो वैक्सीन का साइड इफेक्ट, FIPV थर्ड डोज का रूट बताना है एंड साइट बतानी है. रूट एंड साइट बतानी है. एंड फोर्थ आप मेरे को क्या बताएंगे? मीजल्स एंड रुबेला वैक्सीन. मीजल्स एंड रुबेला वैक्सीन का रूट बताइए, साइट बताइए. प्लीज़ नोट 1 2 3 4 लिख के आप ट्राई करो आंसर करने का. सो व्हाट डू यू वांट टू से? Abhinandan Maiti, number one answer, pentavalent shows intramuscular and seizures due to pertussis. Absolutely correct, Abhinandan. Very nice. It is root is given as intramuscular injection. It is given as 0.5 ml. कहाँ देते हैं? It is given in the anterolateral thigh, left side. Side effect इसका unconsolable cry. Unconsolable cry plus neurological deficits. Very nice, Abhinandan. Absolutely correct. So unconsolable cry, neurological deficit. Okay. And what else do you want me to mark? What else do you want me to mark? FIPV. So 2 नंबर पे FIPV पूछा था. It is given in the right arm subcutaneous. नहीं कामया. Please note FIPV is the only vaccine. Please remember that the FIPV vaccine. Please note that the FIPV vaccine, beta, fractional inactivated polio vaccine third dose, it is given in the left upper arm and it is given as intradermal. ये confuse नहीं होना. This is a new update for you. ये पढ़ना ज़रूरी है. This is new update for you. This is our बच्चा. ये बच्चा आपने बहुत जगह almost हर सेशन में मेरा देखा होगा. ये बच्चा अपडेट हो गया है. This is the intensified mission Indradhanush version 5.0. 2023 updates. These are the 2023 updates. That is the fractional inactivated polio vaccine. It is given, the third dose is given in the left upper arm. It is given as intradermal 0.1 ml. Only third dose. गलती नहीं होनी चाहिए बेटा. The fractional inactivated polio vaccine, that is the first and the second dose, it is intradermal in the right upper arm. But जबकि third dose, that is given in the left upper arm. देखा ध्यान से, FIPV third dose, FIPV 1 and 2. So एक हाथ में FIPV 1 and 2, एक हाथ में FIPV third dose. Okay, so do not do this mistake. Next हमारा सवाल क्या था? Next question was on next question was on, so FIPV third dose I had asked, it is given as intradermal on left upper arm. OPV का side effect, what is the side effect of OPV? Anybody who answered this? Third, orally VAPD, vaccine associated PD क्या होता है? कामया गलत हो गया आपका आंसर. Medico Vishal, VAPP, absolutely correct. Third dose orally, side effect paralysis. Very nice. VAPS, very good. VAPP, Medico Vishal, shabash beta, very nice. Good to go. So the side effect is vaccine associated paralytic polio. It is vaccine associated paralytic polio. Absolutely correct. Very nice beta. All those who did it, absolutely correct beta. It is vaccine associated paralytic polio. Next is measles rubella का आपने root and आपने site बताना था. 4 नंबर side effect measles like vaccine beta, root or site. Sajan Maurya, very nice. 4th number, what is the root and what is the site?
fourth number. What is the root and what is the site? Measles rubella. The root, beta, measles rubella, it is given as subcutaneous vaccine. And what is the site? It is given in the right upper arm. What is the side effect? साइड इफेक्ट क्या होगा इसका? साइड इफेक्ट ऑफ मीजल्स रूबेला वैक्सीन. साइड इफेक्ट ऑफ मीजल्स रूबेला वैक्सीन इज मीजल्स लाइक रैश. मीजल्स लाइक रैश और मीजल्स लाइक इलनेस कैन हैपन यूजुअली अराउंड 5 to 7 days के आसपास. इट कैन हैपन अराउंड 5 to 7 days के आसपास. मीजल्स लाइक रैश. So absolutely correct बच्चे. All those who have answered it correctly. Right hand में नहीं, right arm में discarded fusion. बेटा हाथ में नहीं लगेगा, but yes arm में लग जाएगा. Fourth absolutely correct बच्चे. I understand जल्दबाजी में छोटा मोटा लिख दिया. That's okay. It is in the right upper arm. Okay. Discarded fusion. So please remember measles like rash. Harjeet, very nice, wonderful answer. And Vanmati, it is CR's. What is CR? सर जेई आप बताओ. जेई का आप बताइए. जेई जापानीज एंसेफेलाइटिस. व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट जापानीज एंसेफेलाइटिस? बेटा जापानीज एंसेफेलाइटिस की अपडेट आई है. पुराना आंसर जापानीज एंसेफेलाइटिस का ये था. पुराने टाइम पे जापानीज एंसेफेलाइटिस वी वर गिविंग इन द लेफ्ट अपर आर्म, बट ये जो अपडेट है, दिस इज अपडेट. जापानीज एंसेफेलाइटिस इज नाउ गिवन एज किल्ड वैक्सीन. जापानीज एंसेफेलाइटिस इज नाउ गिवन एज killed vaccine. It is 0.5 ml given intramuscular in the anterolateral thigh left side. Anterolateral thigh left side. So please remember JE is a killed vaccine. कौन सा वैक्सीन यूज करते हैं? Genvac vaccine. Genvac vaccine, it is a killed vaccine and it is given as intramuscular injection 0.5 ml for Japanese. अरे वाह अभिनंदन मोहिती एब्सोल्युटली करेक्ट. कोलार स्ट्रेन, वेरी नाइस. अच्छा आई थिंक मेरे ख्याल लास्ट टाइम हमने ये बात किया था कोलार स्ट्रेन. सो एब्सोल्युटली करेक्ट. आई ऑल्सो रिमेंबर दैट नाउ. कोलार स्ट्रेन है ना. So Japanese encephalitis is also done. So that was a very quick review about the mission Indradhanush, that is for immunization. Beta, screening is what level of prevention? We have already discussed. Going to point number 50. Screening is what level of prevention? Screening is always a secondary level of prevention. हमने ये काफ़ी बात किया. Primary level, secondary level, tertiary level. So please remember screening is a secondary level of prevention. Coming over to next one, what do you mean by the cost benefit analysis? Cost benefit analysis. कोई और आपका क्वेश्चन है immunization पे? You can always ask me because we are doing this topic on immunization. Shamim Khan, sir, I am NNL. Bravo, Shamim. Very nice. Very nice. I'm so proud of you. Welcome to the gang. सर मेहुल साहू, सर रोटा वैक्सीन ओपन वायल पॉलिसी फॉलो करता है या नहीं? बेटा पहले नहीं करता था बट अब करता है. अपडेट ये है. द अपडेट ये है दैट द न्यू 2023 रोटा वायरस वैक्सीन, इसका जो ओपन वायल पॉलिसी है, ओपन वायल पॉलिसी इज एप्लीकेबल. इट इज एप्लीकेबल. ओपन वायल पॉलिसी ये क्यों है? वाई इज इट? बिकॉज द वैक्सीन वायल मॉनिटर इज नाउ ऑन द बॉडी of the vial. So they have changed the constituents somehow of the rotavirus vaccine, and they have now, the manufacturers have now put the vaccine vial monitor on the body of the vial, and we say that the open vial policy is applicable. इसका मतलब क्या है? ले देखे. What is the summary? The summary point is that rotavirus vaccine can be used within 28 days after opening. So now the rotavirus vaccine can be used for 28 days after opening. That is what the summary of the whole game is. Okay? So नहीं बेटा अभिनंदन महती, ये पुराना आंसर हो गया. मैंने पहले भी बात किया. जीजा निकल गया और रोता भी. अब जीजा रो नहीं रहा. अरे बच्चों, जीजा अब रो नहीं रहा. जीजा अब नहीं रोता. जीजा सुधर गया.
जीजा साफ सुथरा हो गया, जीजा क्यूट जीजा हो गया। प्लीज नोट, ओपन वायल पॉलिसी सिर्फ मैं बेचारा, सिर्फ अब ये दो रह गए, मैं बेचारा रह गया ओपन वायल पॉलिसी में। ओपन वायल पॉलिसी ओनली मैं बेचारा, मीजल्स रुबेला एंड बीसीजी। रोता जीजा चला गया, वो रोते रोते चला गया, ऐसे मान लो यार, रोते रोते जीजा चला गया। सो अब सिर्फ मैं बेचारा रह गया, मैं बेचारा इज मीजल्स रुबेला एंड बीसीजी। सो इनमें सिर्फ यही है। ओके, अबे रोता नहीं है ऋतिका, ऋतिका रानी गुप्ता, रोता नहीं है। रोटा वायरस अभी तो लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पे। जीजा रोते रोते चला गया ना, अब कितना उसको पकड़ोगे जीजे को। जीजा चला गया, जीजा गया। ओके, रोता जीजा गया, कौन बचा? मैं बेचारा। प्लीज इसको इस तरह से याद करो। सर लास्ट में एक क्वेश्चन फॉर 1 लाख हाउ मेनी रेजिडेंशियल रिक्वायर्ड। अरे कोविड इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इसलिए मैंने कोविड को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। बट यस, रेबीज, कोविड, येलो फीवर वैक्सीन, ये सब में ओपन वायल पॉलिसी इज नॉट एप्लीकेबल। ओके ओके, चलो, I hope everybody gets this question right. So that was regarding Mission Indradhanush. Coming to the next point, beta, let's move fast. Cost benefit analysis. What do we mean by the cost benefit analysis? बेटा ये एक फ्लैश कार्ड है, ये मैंने अपने उसके ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर ये ऑलरेडी शेयर्ड है। इफ़ यू जस्ट लॉग ऑन टू दिस इंस्टाग्राम चैनल जो ऊपर आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल में ये MMFC स्टैंड्स फॉर मुखमोहित माय नेम एंड FC इज़ फ्लैश कार्ड। सो 2000 फ्लैश कार्ड्स हमने ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। सो ये 2029 नंबर फ्लैश कार्ड है, इसमें पूरा चैप्टर मैनेजमेंट का हमने डाला हुआ है। सो प्लीज़ नोट, व्हाट डू यू मीन बाय, हमने बात क्या करनी थी? कॉस्ट effective and cost benefit analysis. What do we mean by cost benefit and what do we mean by the cost effective analysis? Please note that there are some quantitative designs and there are qualitative management designs. Qualitative management designs आपको याद रहें ना रहें, but simple सी बात है, जहाँ पे quality where you cannot talk in numbers. So how would the organization be? क्या डिज़ाइन रहेगा? Who will be the director? Who will be the mission director? Who will be the associate director? Who will be additional directors? Workers कौन होंगे? ये organization, there's no number in this. ह्यूमन मैनेजमेंट, पर्सोनल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन क्या क्या चैनल रहेगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, एंड लास्ट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। यू गिव देम स्मॉलर ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव दैट टारगेट्स। दिस इज क्वालिटेटिव डिजाइंस, ये प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, इट इज़ अ टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, रट लो इसको, इट इज़ अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव डिज़ाइन। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ अ क्वांटिटेटिव, जहाँ पे कोई बात होगी नंबर्स की। सो बात होगी नंबर्स की, क्वांटिटेटिव डिज़ाइन। सो इंस्टाग्राम 20 के बाद, बिल्कुल ठीक है सुरेश पटेल, तभी तो मैंने यहाँ पे ये फ्लैश कार्ड आपके लिए शेयर किया, एटलीस्ट यू कैन रिमेंबर दिस। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव डिज़ाइन। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम्स। एक दफ़ा इसका नज़र ज़रूर मार के जाना, वो काफ़ी दफ़ा इनमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई ले दे के लेफ्ट एंड राइट क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। सो मैं एक एक करके उठाऊंगा। कॉस्ट बेनिफिट एंड व्हाट इज कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस? बेटा कॉस्ट बेनिफिट होता है जब भी आप मनी की बात करें, कितना पैसा लगा, कितना पैसा मिला, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस होता है कितनी लाइव्स अफेक्टेड हुई। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, जो स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर खरीदते हैं, सो कंपनी जो लाइक एनी कंपनी, एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, दे विल ऑलवेज मेजर इन टर्म्स ऑफ द मनी, हाउ मच मनी दे स्पेंट ऑन मेकिंग द मोबाइल ऐप्स, ऑन गिविंग टू द टीचर्स, ऑन मेकिंग द नोट्स, एंड उन्होंने कितना पैसा कमाया। What is that? That is cost benefit analysis. But हम जैसे कुछ लोग YouTube पे लाइव आके सारी कहानी आपको ऐसे ही दे जाते हैं। What is this? नंबर ऑफ लाइव्स, कितनी लाइव्स लोगों की अफेक्ट हुई। यहाँ पे पैसा नहीं ना देखा जा रहा, कुछ मिनट कुछ घंटे तो मेरे भी लगे ही होंगे। सो कितने हमने पैसे लगाए और उसके बदले में कितने लोगों की ज़िंदगी अफेक्ट हुई,
दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस. बिजनेस जो है वो मनी के बेस पे चलेगा, वेयर एज द नेशनल प्रोग्राम्स, योजनाएं जो हमारे भारत देश की हैं, दे विल वर्क ऑन द कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस. दे डू नॉट वर्क ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. ओके, राइट. अरे पारस सर नमस्कार, पारस सर भी आए हैं, नमस्कार पारस सर जी को. सो चैंटिंग किंग इज हेयर. पारस भाई, पारस आते ही लोग तो हमारे से उठ के भैया पारस के दीवाने हो गए. सो वेरी नाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू डॉक्टर पारस, वेरी नाइस. ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड एंड वेरी, यू कैन से वेरी डेडिकेटेड एंड मोटिवेटेड पर्सन, जो कि पूरी इसमें फील्ड में बड़े सही टाइम पे आया है. पारस है एक बंदा जो कि कॉस्ट बेनिफिट देखता है या कॉस्ट इफेक्टिव. फटाफट से लिखो चैट बॉक्स में, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे काम कर रहा है पारस या कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस पे. तो कुछ इंस्टीट्यूट्स की हमने बात करी और यहाँ कुछ लोगों की बात कर रहे हैं. दे वर्क ऑन कॉस्ट बेनिफिट और नंबर ऑफ लाइव्स अफेक्टेड. फटाफट से लिखो. पारस है CBA और CEA जो पारस की क्लासेस हैं, दे आर वर्किंग ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और कॉस्ट इफेक्टिव. दे आर वर्किंग ऑन, डेफिनेटली लगा दिया सबने. सो एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा. everybody absolutely correct. They are all working on cost effective analysis. It's not about the benefit analysis, it's about how many lives are being affected, है ना. So that is what is cost benefit and that is what is cost effective analysis. Next in line we have is what do we mean by network analysis. Next आता है what do we mean by the network analysis. बेटा network analysis, ये सिर्फ एक बंदे, एक डॉक्टर पारस की नहीं मैं बात कर रहा. मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज बेटा दे विल बी वर्किंग ऑन कॉस्ट इफेक्टिव. हाँ, कॉस्ट बेनिफिट तो आप भी डिजर्व बेटा. इट्स नॉट अबाउट डिजर्विंग, इट्स नॉट अबाउट के फ्यूचर में CBA बनेगा. वो बेनिफिट एनालिसिस विल बी टर्म इन टर्म्स ऑफ लाइक टीबी प्रोग्राम है हमारा. टीबी प्रोग्राम में कितना पैसा हम लगाते हैं ना. टीबी की दवाइयाँ महंगी, CB NAT इज़ वेरी एक्सपेंसिव, माइक्रोस्कोपी करना एक्सपेंसिव है. बट ले दे के हु इज़ द पर्सन हु इज़ लाइक गेटिंग TB, ये तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है. वी आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट, इट इज़ जस्ट अबाउट द नंबर ऑफ लाइफ सेव्ड. सो सिमिलरली आपको क्या लगता है अगर कोई टीचर, अगर कोई डॉक्टर, अगर कोई इंस्टीट्यूट आपसे 10,000 रुपये ले रहा है और वो आपको कहता है मैं जी आपको सारी मेडिसिन करवा दूंगा, तो क्या आप वो सोचते हो कि वो मेडिसिन एजुकेशन, कैन यू गिव मनी टू दैट एजुकेशन? सिंपल सी बात बताओ बेटा. आप भी तो यहाँ पे क्यों बैठे हो? आप क्या कॉस्ट इफेक्टिव के लिए? आप भी तो पैसे के लिए बैठे हो कि मैं जब एग्जाम पास करके अपनी क्लिनिक खोलूंगा तो मैं 700 रुपये की OPD चलाऊंगा. तो जब आप 700 रुपये की OPD चलाएंगे, तब आप पेशेंट को दवाई लिख के दिया, तो डू यू थिंक यू आर डूइंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस? नो, दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव. क्या वो पेशेंट कभी भी आपको 700 रुपये की दवाई का वर्थ है क्या? मतलब इफ यू आर ट्रीटिंग अ ह्यूमन बॉडी, इज दैट इक्वल टू 700 रुपीज? नॉट एट ऑल. इट मे बी इन मिलियंस और ट्रिलियन, करोड़ों की चीज है ना ये तो. सो सिमिलरली जब हेल्थ करोड़ों की चीज है तो एजुकेशन भी करोड़ों की चीज है बेटा. यू कैन नेवर गिव कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस टू एजुकेशन, यू कैन नेवर गिव कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस टू हेल्थ, इज व्हाट आई पर्सनली फील. आप भी तो 1,000 रुपए का जब OPD करोगे, आपने किसी का सर्जरी किया, आपने सर्जरी के बाद उस बंदे से 5 लाख रुपए मांग लिए. ओके, एज्यूम करो 5 लाख मांग लिया आपने सर्जरी के बाद, तो क्या आपकी सर्जरी वॉज वैल्यूड एट 5 लाख रुपीज? नो, यू सेव द पर्सनस लाइफ. तो वो तो चाहे आपको 50 करोड़ दे तब भी नहीं पूरा होगा. आर यू गेटिंग इट? राइट. So please note, it's not about faculty, it's not about education. Is always cost effective and health is always cost effective. Cost benefit you talk in terms of management. Coming back to the story, फटाफट से खत्म करें बेटा. नेटवर्क एनालिसिस, व्हाट डू वी मीन बाय नेटवर्क एनालिसिस? नेटवर्क एनालिसिस दो किस्म का होता है. जहां पे भी एग्जाम में बेटा आपका मुद्दा एग्जाम सॉल्व करना है, जहां पे एग्जाम में PERT पूछ लें. व्हाट इज PERT? प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक. फुल फॉर्म इधर लिखा हुआ है, इधर से कॉपी कर लेना जिनको नहीं पता. प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक. ओके, जब भी PERT पूछें तो एग्जाम में लिखा आएगा कि यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वर मेड. A के बाद B करेंगे, B के बाद C करेंगे, C के बाद D करेंगे. सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विल बी मेड, दैट इज व्हाट वी कॉल एज PERT.
नेक्स्ट इज CPM. व्हाट इज CPM? CPM स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, क्रिटिकल पाथ मेथड. CPM स्टैंड्स फॉर द क्रिटिकल पाथ मेथड. क्रिटिकल पाथ मेथड में हमेशा हमेशा टाइम की बात आएगी, हमेशा टाइम की बात आएगी. प्लीज नोट दैट टाइम इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. ओके ओके, क्रिटिकल पाथ मेथड is always with time. Then is program planning, program budgeting systems. Budgets, हम budget गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कैसे प्लान करते हैं? इट इज़ बेस्ड ऑन जीरो बजट अप्रोच. व्हाट डू यू मीन बाय जीरो बजट? कि वेन एवर वी प्लान एनी एक्टिविटी, उसके लिए हम पुराना बजट नहीं उठाते. वी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच के ठीक है, हमें मैन पावर के लिए इतना, सैलरीज इतना, ट्रीटमेंट इतना, डायग्नोस्टिक्स के लिए इतना पैसा चाहिए, एंड दिस इज व्हाट वी नीड इन टोटल टू रन अ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम. दैट इज व्हाट वी कॉल एज जीरो बजट. हर साल नया बजट बनेगा. इट इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रीवियस बजट्स. That is what we call as zero budget. It is a type of quantitative or qualitative. It is a type of quantitative management method. Work sampling and decision making. What do you mean by work sampling? Work sampling is, ये आपका लास्ट PYT था, ये नीट में एग्जाम में, ये नीट के एग्जाम में आया, ये सारे क्वेश्चंस बेटा, आई कांट से ये कभी नहीं आए, ये सारे क्वेश्चंस. आई एम जस्ट हाईलाइटिंग ऑल दोज टॉपिक्स विच हैव बीन ऑलरेडी आस्क्ड. नेटवर्क एनालिसिस बहुत पूछा हुआ है, कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट इफेक्टिव, प्लानिंग प्रोग्राम, जीरो बजट पूछा हुआ है, वर्क सैम्पलिंग पूछा है, डिसीजन मेकिंग. एवरीथिंग हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड प्रीवियसली. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये सारा जो मैंने शेड किया है येलो में बेटा, ये पूछा गया है पुराने टाइम पे. सो please remember, what do we mean by work sampling? Work sampling is you give smaller activities to people and then you just observe how they are performing. For example, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि a nurse has given injection to the patient and you are just watching like how she is giving the injection, what is the time duration, क्या क्या activities उसने करी. what is this is called as work sampling. कि कोई बंदा already activity perform कर रहा है, some person is already performing the activity, you just assess के कितना time लगेगा उसको perform करने में, standardize करने में, उसने क्या क्या activity कैसे कर रहे हैं. that is what we call as work sampling, right? And decision making is power to take the decision. Procurement, हॉस्पिटल में टीटी का वैक्सीन कौन खरीद सकता है या वेंटिलेटर कौन खरीद सकता है, डिपेंड करेगा मैनेजमेंट लेवल के ऊपर. सो दैट इज अगेन अ टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ मैनेजमेंट डिज़ाइन. सो प्लीज़ मेक श्योर दिस इज 10 स्टार MCQ पॉइंट. कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है मैनेजमेंट डिज़ाइंस. एटलीस्ट एक दफ़ा पढ़ के जाना, नथिंग मच, इतना भी हाई फाई नहीं है, बट येस अगर आ गया तो बिल्कुल चांदी होती है अपनी. Next is pneumonia management beta. Pneumonia management we have already discussed last time that we have no pneumonia, pneumonia and severe pneumonia. Please remember chest in drawing हमने ये बात किया था that yeah, here we go. So this is the WHO pneumonia management guidelines. Please remember chest in drawing with fast breathing with or without chest in drawing, it is taken as pneumonia. What is the drug of choice? Like what is the treatment modality for pneumonia? It is giving oral amoxicillin for 5 days. Oral amoxicillin to be given for 5 days plus home care advice. That is all that we need to give for pneumonia. Next is ESI Act में sickness benefit. This is again a kind of you can say 7-star MCQ. ESI. ESI Employee State Insurance Scheme. 7 बातें about ESI. पहली बात, when was ESI started? 24th of February 1948. This is called as the ESI Day. It is called as ESI Day. कितनी contribution होती है ESI में? The employee, that is the worker, will make 0.75% and the employer, they will make 3.25% of the wage. Total is 4.0% of the wage and this is contributed to the ESI corporation. Next is, अगर कोई बंदा physically handicap होता है, in case a person is physically handicapped, physical handicap के अंदर जो employer contribution है, employer contribution that is paid by center government, that is paid by center government for 3 years. That is paid by center government for 3 years.
right? That is given for center government by 3 years. That is for sickness benefit, ESI. फिजिकल हैंडीकैप, नेक्स्ट पॉइंट, 3 बातें होंगी. नेक्स्ट पॉइंट, ईएसआई में जो सिकनेस बेनिफिट है, ESI जो sickness benefit है, that is sickness benefit for ESI, that is given for 91 days and that is for period of that is for a period of 91 days with 70% wage. With 70% wage. Next is extended sickness benefit. Extended sickness कितनी देर के लिए होती है? Extended sickness is for how much time? It is for 2 years, beta. It is given for 2 years with 80% wage. With 80% wage. 2 years 80% wage. ये 2 साल कैसे बनता है? ये initially 91 days का होता है, then it is extended to 124 days and then it can be extended to another 330 days and that's how this total will become as 2 years. So that's how it is about the extended sickness benefit. Extended sickness benefit is absolutely correct for 2 years for 80% wage. So हमारी कितनी बातें होगी? 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 बातें और लिखो. 2 पॉइंट मोर. कौन से पॉइंट्स लिखोगे? एक्सटेंडेड सिकनेस हो गया. एनहांस सिकनेस, एनहांस्ड sickness benefit. Enhanced sickness benefit is for tubectomy and for vasectomy. Tubectomy के लिए 14 days of leave and vasectomy के लिए 7 days of leave मिलता है enhanced sickness benefit के तहत. Enhanced sickness benefit के तहत. And last point हमारा आ गया funeral expense. Funeral expense जो है that is 15,000 rupees given in cash. And last एक और 8वां पॉइंट लिख लो, maternity benefit. बेटा जो maternity benefit है, maternity benefit, it is given for delivery cases. Delivery के लिए we give 26 weeks of leave. To delivery के लिए it is given as 26 weeks of leave and not more than 8 weeks before the confinement date. Not more than 8 weeks before, not more than 8 weeks. ये बंद हो गया था ऐप अचानक से ना. सो टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स, टेक्नोलॉजी इश्यूज. या हम यहाँ पे थे. So funeral benefit is for 15,000 rupees and then we have maternity benefit. Maternity benefit बेटा delivery services के लिए हमने बात किया. Delivery services के लिए it is for 26 weeks and this 26 weeks की काफ़ी दफ़ा students को confusion हो जाता है. This 26 weeks of leave it cannot be availed for more than 8 weeks before date of confinement or before delivery. Before date of confinement, that means जब फीमेल के लेबर पेन्स शुरू हो. So not more than, it should not be more than 8 weeks before the date of confinement. In case of abortion or miscarriages it is 6 weeks of leave. In case of any medical problem, any other medical problem which may affect the pregnancy, 4 weeks of leave. So ये delivery maternity के लिए याद रख लो. In case of pregnancy or pregnancy related services, obstetric services, the ESI is going to offer maternity benefits in terms of delivery services, abortion services and medical problem. सर लास्ट में किट्स ऑल्सो शिबा डाइन. बेटा कहीं पे ना लिख ले बच्चे ये, एंड लास्ट में हम ज़रूर बात करेंगे बट ऐसे बीच में फ्लो ना टूटता रहेगा. आप कहीं पे लिख लो, मैं आपको 10-15 मिनट्स दूंगा फॉर क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन. ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू दिस. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू दिस. चलो, so that was your 8 points about ESI Act. Next is behavioral science management methods. हमने अभी तो बात किया about behavior. देखो एक ही साल में ये 2 क्वेश्चंस आए
फ्रॉम मैनेजमेंट सिस्टम्स। ये 2 सवाल आए फ्रॉम 1 ईयर एग्जाम ओनली मैनेजमेंट सिस्टम्स के। बिहेवियरल मैनेजमेंट किस में आती है? Behavioral management comes under the qualitative designs where you talk about motivation, selection, incentives for better work, and all these are behavioral management. They are types of qualitative method design. काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ हमने ऑलरेडी बात किया। काई स्क्वायर टेस्ट कहाँ पे यूज़ करते हैं बेटा? वे डू यू यूज़ काई स्क्वायर? इज इट यूज फॉर पैरामीट्रिक और इट इज़ यूज फॉर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट? प्लीज़ रिमेंबर, हमने ऑलरेडी ये बात किया था कहीं पे दैट फॉर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट दैट इज़ फॉर ऑल द क्वालिटेटिव डेटा। फॉर द क्वालिटेटिव डेटा या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट सिंगल ग्रुप होगा, 2 ग्रुप्स होंगे, 3 और मोर, we will do a chi-square test. We will do a chi-square. Single group parametric मतलब quantitative data में we will do a paired t-test. 2 groups में unpaired t-test. Unpaired t-test, this is also known as independent sample t-test. It is also called as independent sample t-test. And 3 or more groups में क्या करेंगे? Analysis of variance. We have already done this in detail last time में, last session में, that this is how we take up the test of significance. Next is steps approach. हमने already बात किया. It is used for metabolic syndrome. Steps approach, it is used for metabolic syndrome बेटा. So ये एक सवाल है steps approach पे. Steps approach includes all of the following except physical measurements, blood sample, mental stress index, nutritional and demographic profile. So it will include all the following parameters except क्या बोलना चाहते हो? फटाफट से लिखो। क्या बोलना चाहते हो? फटाफट से लिखो। Steps approach include all except. Please note steps approach क्या होता है? It is for risk factor assessment. It is for risk factor assessment for cardiovascular diseases. It is for risk factor assessment for cardiovascular diseases. इसके अंदर 3 steps यूज होते हैं. First step is questionnaire based, जहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सन्स. नेक्स्ट इज फिजिकल मेजरमेंट, हाइट, वेट, ओबेसिटी, वेस्ट सर्कम्फ्रेंस, एंड लास्ट इज टू टेक द ब्लड सैंपल्स. ब्लड सैंपल में 2 चीज़ें काम की आएंगी, दैट इज टू मेजर देयर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, लिपिड लेवल्स एंड द ग्लूकोज लेवल. सो कौन सा चीज़ इसमें नहीं होता? इट इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट. सो आंसर, करेक्ट आंसर आपका रहेगा मेंटल एंड स्ट्रेस इंडेक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टेप्स अप्रोच फॉर द कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस. दैट इज नॉट अ पार्ट. फिजिकल मेजरमेंट होता है, ब्लड सैंपल होता है, न्यूट्रिशनल एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल होता है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. आप में से काफ़ी कम स्टूडेंट ने दिया, बट यस, मुस्कान, यू मेड इट थ्रू. मुस्कान एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा. इट इज मेंटल एंड स्ट्रेस इंडेक्स. Coming over to the next point, I think it is for the air quality index. So mean calculation, mean तो हमने already calculate, अभी करते हैं air quality index. So mean calculation already everybody knows, it is summation divided by the total number of observations. That is for mean. I would just like to remind you that mean है, median है, mode है. Which is most affected by extreme values? Which is most affected by extreme values? Most affected by extreme values is the mean. Which is the least affected by extreme values? The least affected by extreme values, that is the median. What is mode? Mode is the most frequently occurring value. It is taken as last to change with minor variations in data. So it is the last thing to change with minor variations in data, that is mode. So mean is most affected by extreme values, median is the least affected by extreme values. What is coefficient of regression beta? Regression analysis that is done. Regression कहाँ पे use करते हैं? word here regression कहाँ पे use होता है? Regression is done where you want to predict one value when you know another value. So regression के लिए y is equal to a plus bx हम ये equation use करते हैं, and इसमें ये हमारा regression है, and a is the regression coefficient, या फिर इसको intercept भी कहते हैं.
इंटरसेप्ट, b इज द स्लोप ऑफ कर्व. आपने बचपन में कभी सुना होगा ना लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है. सो x इज द वेरिएबल, x इज द वेरिएबल. सो स्लोप ऑफ कर्व एंड a प्लस बी एक्स, ये अगर याद करना है तो कर लो. दिस हैज बीन आस्क्ड ओनली वंस, इट्स नॉट वेरी वेरी हाई यील्ड फॉर यू गाइज. एयर पोल्यूशन एयर क्वालिटी इंडेक्स, इट इज़ अ 5 स्टार MCQ. ये कई दफ़ा पूछा गया है, इसको पढ़ के जाना. एयर क्वालिटी इंडेक्स और द एयर पोल्यूशन लेवल्स. एयर क्वालिटी इंडेक्स और द एयर पोल्यूशन लेवल्स के अंदर एक सवाल बनता है. लेट मी जस्ट सी अगर आप लोग ये आंसर कर पाते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द एयर क्वालिटी इंडेक्स. आपको गलत वाली बात ढूंढनी है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द एयर क्वालिटी इंडेक्स. Carbon dioxide is not included. AQI of less than 100 is called satisfactory. Lead levels are measured every time. Radiant heat is not measured in calculated of effective temperature. क्या बोलना चाहते हो एयर क्वालिटी इंडेक्स? क्या बोलना चाहते हो इस क्वेश्चन के लिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए? So which of the following statement is not correct for the air quality index? प्लीज़ नोट दैट एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर टोटल हमारे पास 8 वेरिएबल्स होते हैं. ये जो 8 वेरिएबल्स हैं ये कुछ इस तरह से हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. सो दीज 8 वेरिएबल्स दे विल इंक्लूड द पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन इज इंक्लूडेड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड गैस एंड अमोनिया. ये सारे 8 आपको रट्टा नहीं मारने, पर हाँ ये ज़रूर पता होना चाहिए विच इज़ दी ओनली मेटालिक गैस. मेटालिक गैस कौन सी हुई भाई? विच इज़ द ओनली मेटालिक गैस? मेटालिक गैस इज लेड. विच इज़ द ऑर्गेनिक गैस, ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक पोल्यूशन कैसे चेक करते हो? अमोनिया लेवल से. विच इज़ द बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर? मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, it is sulfur dioxide. It is also an indicator for the industrial air pollution. It is also an indicator for industrial air pollution. Please note सारी इसमें चीज़ें 8 की 8 वेरिएबल्स इंक्लूडेड है. कॉन्स्पिक्वसली कौन सी गैस एब्सेंट है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज़ नॉट टेकन एज अ पार्ट ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स. इसके अलावा स्मोक, इट इज़ ऑल्सो नॉट टेकन एज अ पार्ट ऑफ द एयर क्वालिटी इंडेक्स. सो ये याद रहे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में ना कार्बन डाइऑक्साइड है ना स्मोक है. ये हमारे 8 वेरिएबल्स हैं. हाउ डू यू असेस एयर क्वालिटी इंडेक्स? एयर क्वालिटी इंडेक्स लेस देन 50 गुड होती है. 100 से नीचे मैंने ऐसे याद किया है. लेस देन 100 वी से इज ओके टाइप, और मोर देन 200 वी से इट इज़ पुअर. बस मोटा मोटा ये याद रखो. 100 से नीचे ओके होता है, मोर देन 200 पुअर होता है, 200 से 300 पुअर है, 300 to 400 वेरी पुअर है, मोर देन 400 इट इज़ कॉल्ड एज सिवियर एयर क्वालिटी. सो अगर ये सारा आप समझते हो, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग AQI. येस दिस इज करेक्ट. AQI of less than 100 is satisfactory. Yes, this is also correct. Lead levels are measured every time. Yes, this is correct. And radiant heat is not measured in calculation for effective temperature. इफेक्टिव टेम्परेचर में रेडिएंट हीट नहीं मेजर होती. येस दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो ये क्वेश्चन ही गलत है. सो ये क्वेश्चन ही गलत है बेटा. ये आई एम सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन इज रॉन्ग and all are correct. So in this nothing is not correct, all are correct. All are correct in this question. So carbon dioxide is not included in calculating AQI. That is also correct. So all are correct in this. Okay, ये question गलत है. This is a wrong MCQ. Sorry for the wrong MCQ. This is a wrong MCQ, but that's how it is. So काफ़ी students ने काफ़ी आंसर किए, but I'm sorry I didn't know about this. अगर ये होता तो मैं पहले ही कुछ ना कुछ गूगली फेंक देता आप पे, बट ये सही में मुझे भी नहीं पता था, गलती से ऐसा क्वेश्चन हो गया. So ये सारे सही हो गए. सो कह तो रहा हूँ. अच्छा, सेम वन डिस्कस बाय यू पहले कहीं हुआ होगा, वो गलती से आ गया, दोबारा आ गया. नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल स्टडी. हमने ऑलरेडी बात कर लिया अबाउट द इकोलॉजिकल स्टडी. वी हैव ऑलरेडी डन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एट 16 months of age. What is the immunization schedule at 16 months of age? We have already given the immunization schedule. कहाँ दिया था आपको हमने immunization schedule? So at 16 months of age, what is the vaccine to be given?
At 16 months of age, what is the vaccine to be given? Please remember, at 16 months of age जो वैक्सीन जाएगी, 16 months of age बच्चा अगर इम्यूनाइज्ड है, सो इस बच्चे को हमारा डीपीटी फर्स्ट डोज जाएगा, ओपीवी डीपीटी बूस्टर फर्स्ट डोज जाएगा, ओपीवी बूस्टर जाएगा, मीजल्स रुबेला सेकेंड डोज एंड जापानीज एंसेफेलाइटिस पार्ट 2 और द सेकेंड वैक्सीन ये जाएगा 16-24 मंथ्स के ऊपर, राइट। उमर वानी, हु मेड द पीडीएफ? हमने बनाया पीडीएफ, गलती होगी भैया, माफ करो, वो गलती से आ गया था बेटा। सो वी गिव ओपीवी बूस्टर, डीपीटी बूस्टर, मीजल्स रुबेला सेकेंड डोज एंड जेई सेकेंड डोज। हाँ, एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि अगर 16 मंथ्स पे बच्चा आता है आपके पास अनइम्यूनाइज्ड चाइल्ड, नाउ व्हाट टू डू इन 16 मंथ्स ऑफ एज, नाउ व्हाट टू डू? प्लीज रिमेंबर कि आपको मैक्सिमम एज पता होनी चाहिए for the vaccines. Maximum age for the vaccines, OPV and MR vaccine, that is to be given till 5 years. Pentavalent, FIPV, rotavirus, BCG, it is to be given till 1 year only. ये सारी vaccines only till 1 year. DPT बेटा 7 years के लिए. Japanese encephalitis can be given till 15 years. Hepatitis B birth dose only till 24 hours. OPV 0 till 15 days. So अगर ये आपको समझ आए तो 16 महीने का बच्चा, that is roughly 1.5 year, 1.5 ईयर का बच्चा हमारे पास आता है अनइम्यूनाइज्ड टिल डेट, कौन सी वैक्सीन इसको जाएगी? इसको बीसीजी जाएगा? नहीं जाएगा, बीसीजी नॉट गिवन। इसको मीजल्स रुबेला जाएगा? यस। विल दिस पर्सन गेट ओपीवी? यस, ओपीवी जाएगा। पेंटावेलेंट जाएगा? नहीं जाएगा। डीपीटी देंगे? यस, डीपीटी देंगे। ओके, सो द चाइल्ड इज गोइंग टू गेट मीजल्स रुबेला, ओपीवी, डीपीटी, प्लस द चाइल्ड विल ऑल्सो गेट, इन केस द चाइल्ड इज फ्रॉम जेई एरिया, जेई एंडेमिक एरिया से है, जेई एंडेमिक एरिया में से है तो जेई वैक्सीन जाएगा, प्लस इसको विटामिन ए भी दिया जाएगा। whenever you are going to give measles rubella, with that we have to give the vitamin A. So except BCG, hepatitis B, Shiba, yes you are correct, but pentavalent भी नहीं जाएगा because this child is 1.5 year of age. Pentavalent भी cancel हो गया ना, because pentavalent can be only given till 1 year of age. Pentavalent can only be given till 1 year of age. So that was this question regarding the child who is unimmunized till 16 months of age. Till 16 months of age, the child who was unimmunized. Okay. Next is, what do we mean by the Project Monica? What is Project Monica? ये क्या चीज़ है? What is Project Monica? Beta, Monica stands for, it is an abbreviation that Monica stands for Monitoring Trends and Determinants of Cardiovascular Diseases. Monica. Monica is for MO, Monitoring Trends and Determinations for Cardiovascular Diseases. Monica. So this Monica is for cardiovascular diseases. ये एक बहुत large study हुआ था. That was a very large study for cardiovascular diseases, Monica trial. That was called as the Monica trial. Next is, what is the best disinfectant for urine and feces? जब भी question आए for urine and feces, what is the best disinfectant? It is always chlorine compounds. Chlorine compounds are the best disinfectant for urine and feces. अगर कोई blood पूछ ले बेटा, अगर कोई आपसे blood पूछ ले, blood के लिए best disinfectant क्या है? It is sodium hypochlorite. Hypochlorite. अगर कोई urine and feces पूछ ले, it is always chlorine compounds. Chlorine compounds like bleaching powder. Chlorine compounds like bleaching powder. अगर कोई आपसे floor disinfectant पूछ ले, it is always phenol compounds or Lysol. That is phenol, phenyl जो घर में use करते हैं, that is for floor cleaning. अगर कोई आपसे पूछे skin disinfectant, skin disinfection के लिए, we almost tend to use iodine. आयोडीन almost always, that is what we use ना जब OT थिएटर में पोविडिन आयोडीन या बीटाडीन का लेप लगाया जाता है. सो आयोडीन इज अ वेरी गुड स्किन डिसइंफेक्टेंट, और वी कैन यूज डिटॉल और क्लोरजाइलेनॉल. अगर कोई आपसे हैंड पूछे, सेट्रिमाइड, स्किन पूछे, तो आयोडीन का प्रॉब्लम है कलर of the discoloration of the skin or more color on the skin, and Dettol is a very good skin disinfectant. Next is, अगर कोई आपसे क्या पूछेगा,
स्किन डिसइंफेक्टेंट हो गया, फ्लोर हो गया, यूरिन फीसेस हो गया, कैटल शेड। देन द आंसर इज कैटल शेड के अंदर आंसर इज ब्लीचिंग पाउडर. It is always bleaching powder because it is a good odorizer as well. Okay, so these are some of the disinfectants जो generally पूछे जाते हैं for your exams, entrance exam. You should note about them. Sputum के लिए क्या था? Sputum के लिए sputum disinfection, it is 5% crizol. Sputum is 5% crizol. Crizol is a phenol compound. Crizol, it is a phenol compound, and what we can use is sputum के लिए phenol. Next is, what do we mean by attributable risk? This has already been done in the previous section. Attributable risk. Next is sustainable development goals. Beta, sustainable development goals, SDGs, sustainable development goals, these are total 17 goals. These are total 17 goals, and these 17 goals, sustainable development goals, they were made in year 2050. They will be applicable till 2030. They are applicable till 2030. एग्जाम में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का ये लोगो है. ये लोगो बस पहचान लीजिए, ये लोगो बस देख लीजिए. इसमें गोल नंबर 3, that is health related. It is health related, and this goal you have to somehow note. ओके ये गोल आपको, गोल नंबर 3 इज हेल्थ रिलेटेड. वेरी नाइस. सो ये आपको एग्जाम के लिए ये टोटल टारगेट्स हैं. गोल नंबर 3 के पहले 3 टारगेट्स आपको रट के जाने हैं बेटा. 3.1, 3.2, 3.3. इट इज़ अ 10 स्टार MCQ. आई बिलीव ये इस साल आएगा आपको. गोल नंबर 3 के फर्स्ट 3 टारगेट्स आपको पता होने चाहिए. maternal mortality rate, we want it to be less than 70. Neonatal mortality rate to be less than 12. Under 5 mortality rate to be less than 25, and by year 2030 we want to end the epidemic of AIDS, HIV, tuberculosis, malaria, and other neglected tropical diseases. We also want to reduce the premature deaths from cardiovascular diseases to less than 1 third, like 30% reduction हमें चाहिए. So ये टोटल आपको 3-4 जो पहले 3-4 important goals हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के गोल्स हैं, ये आपको रटा होना चाहिए बेटा. मेटर्नल मोर्टालिटी रेशो ऑफ लेस देन 70, NNMR neonatal mortality less than 12, under 5 mortality less than 25. So make sure that you remember this by heart about the targets from the sustainable development goals and from the maternal mortality ratio. Okay. So these were some of your questions which were asked in year 2020. Coming over to the next year 2021. 2021 में पूछे गए थे another set of you can say 20 questions. हर साल पिछले सालों में 20 questions हमारा average रहा है. कभी 25 हैं, कभी 30 हैं, कभी 18 हैं. So 20 to 30 questions is average what we get from community medicine. पहला टॉपिक उन्होंने लिया फ्रॉम न्यूरोलैथरिज्म. न्यूरोलैथरिज्म बेटा अगेन ये फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का. अगर कोई स्टूडेंट ये छोड़ के जाएगा तो इससे बड़ा आप यू कैन से ब्लंडर नहीं आप कर पाएंगे. इट इज़ अ 10 स्टार MCQ. नॉट ओनली न्यूरोलैथरिज्म बट एवरीथिंग रिगार्डिंग द फूड इंटॉक्सिकेंट्स. जस्ट अ वेरी क्विक रिव्यू. ये एक समरी टेबल है आपके सामने बेटा. वी कैन हैव न्यूरोलैथरिज्म, एफ्लाटॉक्सिकोसिस, एर्गोटिज्म, एपिडेमिक ड्रॉप्सी, एंडेमिक एसाइटिस. न्यूरोलैथरिज्म का टॉक्सिन नेम इज बीटा ऑक्सिलिल अमाइनोएलेनिन, दैट इज बोआ टॉक्सिन. कौन सी दाल में होता है? खेसरी दाल. हाउ डू यू फाइंड के बंदे को न्यूरोलैथरिज्म है? नो स्टिक, 1 स्टिक, 2 स्टिक स्टेज, बंदा चल नहीं पाता. What is the prophylaxis? It is vitamin C. Vitamin C is given as the prophylaxis for neurolactism. Next disease है epidemic dropsy. Epidemic dropsy का टॉक्सिन याद रखेंगे sanguinarin. Epidemic dropsy का टॉक्सिन याद रखेंगे sanguinarin. Sanguinarin के अंदर there is bilateral due to sanguinarin toxicity there is more pyruvic acid collection. So because of pyruvic acid collection cells के अंदर ज़्यादा बढ़ जाता है. There is you can say glycolysis and gluconeogenesis का जो rate है वो alter हो जाता है, and more pyruvic acid collection accumulation inside the cell will lead to bilateral swelling of the legs, pedal edema, diarrhea, dyspnea, cardiac failure.
आई होप यू कैन रिमेंबर. यस, मुस्कान रिमेंबर्स इट. मैं वही बोलने लगा था, पानी पानी पानी. इट इज़ वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी बेटा. सैंग्विनारिन मरीन, पानी. लातों में पानी, स्टूल में पानी, सांस फेफड़े में पानी, लंग्स में पानी, दिल में पानी, आँख में पानी. इट इज़ वाटर एवरीवेयर. हाउ डू यू ट्रीट इट? हाउ डू यू फाइंड इट? We do nitric acid test. Nitric acid test. And this nitric acid test is going to tell us about the contamination of Argemone mexicana in the epidemic dropsy. इनके जो बीज होते हैं कैसे पता लगाओगे कि ये एपिडेमिक, कि ये मस्टर्ड सीड है, या आई शुड हैव शोन यू द पिक्चर बट एनीवेज, अगर आप सीड देखोगे मस्टर्ड का, मस्टर्ड सीड देखोगे, या फिर अगर आप आर्जीमोन सीड देखोगे, आर्जीमोन सीड, तो इनमें जो फर्क होगा, मस्टर्ड सीड्स विल बी स्मूथ, ये स्मूथ होगा. एंड जो आर्जीमोन सीड होगा वो भी ऐसा राउंड होता है, बट वो ऐसा बाहर से रफ सरफेस होता है. So argemone seed is like smooth endoplasmic reticulum. Mustard seed is like smooth endoplasmic reticulum, and the argemone seed is like rough एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कुछ इस तरह से याद रखो. सो ये चीज़ सेम ही होती है, साइज दोनों का सेम होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं, सरसों के दाने जिसको हम कहते हैं बेटा. मस्टर्ड सीड्स आर स्मूथ, दे आर वेरी स्मूथ. आर्जीमोन सीड्स रफ होते हैं, तो आर्जीमोन को देख के भी निकाल सकते हैं, बट वी कैन ऑल्सो डू नाइट्रिक एसिड क्रोमेटोग्राफी टेस्ट. नेक्स्ट डिजीज इज एंडेमिकसाइटिस. एंडेमिकसाइटिस इज बिकॉज ऑफ द टॉक्सिन पायरोलिजिडीन. पायरोलिजिडीन कहाँ पे होता है? इट इज़ इन द क्रोटोलेरिया सीड्स. millets contaminated by crotolaria seeds, and of course it is hepatotoxic. एफ्लाटॉक्सिकोसिस में सिर्फ एक ही चीज़ याद करनी है, एस्परजिलस फ्लेवस फंगस से होता है. कौन सा फूड प्रोडक्ट अफेक्ट होता है? इट इज़ इन ग्राउंड नट्स. एर्गोटिज्म में एक ही चीज़ याद करनी है, क्लेविसेप्स पुरपुरा से होता है. कौन सा फूड ग्रेन अफेक्ट करता है? मोस्ट कॉमनली ये बाजरा अफेक्ट करता है, एंड इट कॉजेज GI कंप्लेंट्स. इट्स अ समरी टेबल एंड वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर एग्जाम. मेक श्योर यू रिमेंबर एंड नो दिस टेबल in and out. Make sure you know this table in and out. Okay, let's go to the next one. Let us go to the next one. So अब आपका आएगा year 2021 के ऊपर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल. बेटा वी हैव ऑलरेडी डन. PHC बेड्स हमने ऑलरेडी पिछले सेशन में बात कर लिया था अबाउट हाउ मेनी बेड्स इन द PHC. रिमेंबर 4 to 10 बेड्स होते हैं. 4 to 6 beds in PHC, 6 to 10 beds in urban PHC, or in PHC which is 24/7 functioning type B PHC. वेरिसेला जोस्टर. बेटा वेरिसेला जोस्टर के ऊपर 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. वेरिसेला जोस्टर इन्फेक्शन ये चिकन पॉक्स की वजह से होता है. व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स? चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इट इज़ रफली अराउंड 10 to 14 days. इसका जो रैश है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? रैश जो है बेटा ये एब्डोमेन से स्टार्ट होता है. जो रैश हैं, अगर आप रैशेस की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द रैश, अगर ये इंसान है, इंसान के फेस से अगर रैश स्टार्ट होगा तो वो आंसर होगा मीजल्स और रुबेला. ओके, मीजल्स और रुबेला. मीजल्स टिपिकली बिहाइंड द ईयर शुरू होता है, बिहाइंड द ईयर शुरू होता है. रुबेला जो है ये टिपिकली फ्रॉम फोरहेड शुरू होता है, रैश जो शुरू होने का है. देन जो चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स इसका रैश विल यूजली स्टार्ट फ्रॉम द ट्रंक और एब्डोमेन. It will usually start from the trunk or the abdomen. That is for chicken pox rash. Next is ये जो rash है ये एक vesicular rash होता है. Vesicular rash होता है. Till what is the communicability period of chicken pox? It is usually 1 to 2 days before rash till 4-5 days after rash. So अगर ये rash है 4-5 days after and 1 to 2 days before the rash, ये period ऑफ कम्युनिकेबिलिटी रहता है. इन रैश में एक और सवाल पूछा जाता है कि चिकन पॉक्स के रैश में स्कैब्स आर दे इन्फेक्टिव और नॉट? दे आर नॉट इन्फेक्टिव. द स्कैब्स आर नॉट इन्फेक्टिव इन चिकन पॉक्स. ये रट लो इसको. सो इसको रट लो कि स्कैब्स आर नॉट इन्फेक्टिव
in chicken pox? This is very frequently asked MCQ. What is the vaccine? Vaccine का strain कौन बताएगा? फटाफट से लिखो chat box में. What is the strain of the vaccine for chicken pox? And that is what is required for your exam for varicella. Okay, what is the strain of the vaccine? कौन सा strain है? It is OKA strain. It is OKA vaccine. This OKA vaccine can be given to children with like who are having risk for varicella zoster infection or chickenpox infection. Next is candela. किसका unit है बेटा? Candela is unit for what? What is the unit for candela? Candela किस चीज का unit है? Anybody who would like to tell me? Candela किस चीज का unit है? Candela, it is a unit for light, beta. Candela, it is a unit of light. So, candela की अगर हम बात करें, candela, it is the unit is candela. It is the unit for brightness of source. रट लो इसको. Brightness of source is measured in candela. Flow of light, it is measured in flow. Flow कैसा है? It is measured in lumens. Flow of light is measured in lumens. Then आता है कि light surface पे कितनी पड़ती है. Light reaching the surface, that is measured in lux, बेटा. Light reaching the surface, that is measured in lux, and light re-emitted, it is measured in Lambert. ये 5-star MCQ है, काफ़ी दफ़ा पूछा गया है what are the units of light. So ये आपको ज़रूर याद रखना है. Light reaching the surface is measured in lux and brightness source में the light is measured in lumens. Absolutely correct. Biomedical waste, we just now have talked about biomedical waste. Relative risk, incidence exposed over incidence non-exposed, it is found in cohort studies. ये भी हमने last time बात कर लिया था much in detail. Global hunger index, what is global hunger index? What is global hunger index? सर बीच वाले नाम समझ आता नहीं समझ आता. कौन से बीच वाले नाम बेटा? ये बीच वाले ल्यूमिनस फ्लक्स, इसकी ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस. ल्यूमिनस इंटेंसिटी याद रख लो, ब्राइटनेस सोर्स बताता है. ये रटने वाला होगा, समझना तो इसमें कुछ भी नहीं है. एक ही क्वेश्चन याद रख लो अगर याद करना है तो. इल्यूमिनेशन क्या होता है? इल्यूमिनेशन इज मेजरिंग द लक्स. इल्यूमिनेशन मीन्स कितना ब्राइट है हमारा सरफेस. सो इस फोन के जो स्क्रीन है इसका इल्यूमिनेशन अलग होगा, या ये मैट पेपर है, पेपर का इल्यूमिनेशन अलग है. वाई? बिकॉज ऑफ द टेक्सचर. सो कितनी लाइट आ रही है, दैट इज मेजर्ड इन लक्स एंड दैट इज व्हाट इज इल्यूमिनेशन. दैट इज व्हाट इज इल्यूमिनेशन. नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स. बेटा ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है. ये एक समरी टेबल है फॉर यू गाइस. ये समरी टेबल है, फटाफट से रट लो इसको. 3 इंडिकेटर्स आपको याद करने हैं, PQLI, HDI, GHI. PQLI क्या होता है? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. इट मेजर्स 3 थिंग्स: लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 year, लिटरेसी रेट एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. ये पुराना इंडिकेटर है, यूज ही नहीं करते. नेक्स्ट आपको याद करना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 चीज़ें आएंगी: हेल्दी लाइफ, नॉलेज. बेटा 2 इंडिकेटर्स होता है इसमें, होता है मीन स्कूल ईयर्स एंड एवरेज. मीन और एवरेज तो एक ही बात हुआ. एक्सपेक्टेड स्कूल ईयर्स, एक्सपेक्टेड स्कूल ईयर्स. सो 2 इंडिकेटर्स होते हैं नॉलेज में, मीन या एवरेज स्कूल ईयर्स एंड एक्सपेक्टेड स्कूल ईयर्स. एंड थर्ड इंडिकेटर होता है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में आप देखते हैं कितना ग्रॉस नेशनल इनकम है, GNI पर कैपिटा. सो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में यू मेजर GNI पर कैपिटा. You measure the GNI per capita, that is standard of life. जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है बेटा, इंडिया का 132 है. वी आर एट 0.63 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 4 चीज़ें होती हैं: अंडर 5 मोर्टालिटी रेट, अंडर न्यूट्रिशन, वेस्टिंग एंड स्टंटिंग एंड इनएडिक्वेट फूड सप्लाई. ओके, सो अंडर न्यूट्रिशन ये 2 चीज़ों में देखा जा रहा है, वेस्टिंग एंड स्टंटिंग. सो इसमें भी 4 चीज़ें हैं, बट 3 पैरामीटर्स होते हैं: life expectancy in terms of under 5 mortality rate,
then you have undernutrition या malnutrition, and then you have inadequate food supply. Global hunger index इंडिया का 29.1 है. इंडिया लाइज इन द लेवल ऑफ सीरियस हंगर. इसको रट लो, इसको पता होना चाहिए आपको. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का हमारा टारगेट क्या है? व्हाट इज द टारगेट वी वांट टू अचीव फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? द टारगेट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो हमें चाहिए, दैट शुड बी मोर देन 0.7. देन वी कॉल इट एज हाई HDI. अभी इंडिया, करंट इंडिया किस में है? करंट इंडिया जो है 0.63, दैट इज कॉल्ड एज अ मीडियम HDI कंट्री. सो करंटली वी आर इन मीडियम HDI. ये जो सर्कल यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स का सर्कल है बेटा. इसमें 3 पैरामीटर्स हमने बात किया: चाइल्ड मोर्टालिटी, malnutrition, undernutrition, and inadequate food supply in the area. Right? ओके मोदी जी ने देश को कितना पीछे कर दिया है, देख लो. वेरी नाइस. देख लो बेटा, ये देख लो कि वजह से मोदी जी देश को पीछे कितना खींच लिया है. उसी की वजह से तो आज शायद आप इतनी हाई स्पीड इंटरनेट पे हमें सुन पा रहे हैं. सो अगर ये देश, पता नहीं, आप ये तो अपना देखने का नज़रिया है बेटा, पीछे खींचा आगे खींचा. आप अपना एग्ज़ाम निकालने के ऊपर अभी फोकस करो. 4 दिन बाद पेपर है बेटा. मोदी जी तो अपना काम करते रहेंगे ना, आप अपना काम करो. वो अपना काम करें, आप अपना काम करो. देश, कोई बात नहीं, देश चल जाएगा. जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे तो ज़रूर देश की जो भागीदारी है, काम करने की भागीदारी, वो आप पे जिम्मेवारी ज़रूर गिरेगी. आपको पूरा पूरा मौका दिया जाएगा. बट अभी आपका कर्तव्य क्या है? अभी पढ़ाई करने का काम है, और वो डट के पढ़ाई करनी है. ओके. सो या सुरेश पटेल, नो पॉलिटिक्स. सर प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट, यार ये आगे आ गया. प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट PCR, ELISA and P24. That's okay, we'll do that later. That is about the global hunger index. Next is about the ecology of malnutrition. Ecology of malnutrition में कुछ होता है about the conditioning factors. What are the conditioning factors? Conditioning factors is previous infections. Previous infections बेटा. Malnutrition को याद रख लो, ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है. प्रीवियस फैक्टर्स, जो प्रीवियस इन्फेक्शन है, वो एक कंडीशनिंग फैक्टर एक्ट करता है मैल न्यूट्रिशन के होने के लिए. सो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज़ द कंडीशनिंग फैक्टर फॉर मैल न्यूट्रिशन? इट इज़ प्रीवियस इन्फेक्शंस और कम्युनिकेबल डिजीजेस. व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर लाइव वैक्सीन्स? ये काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है बेटा. व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर लाइव वैक्सीन्स? Live vaccines. What are the contraindications for live vaccines? Sir, please explain about ELISA, P24, मोहम्मद रिजवान. बेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं प्लीज़ राइट इट डाउन ऑन योर कॉपी. इन द लास्ट आई विल गिव यू 10 to 15 minutes. We will discuss all your doubts again. So what are the contraindications of live vaccine? It is pregnancy. Next is CD4 count less than 200 cells. Next is relative CD4 count of less than 15%. Next is HIV AIDS symptomatic individual. Plus last is any you can say allergy to vaccine components. These are the contraindications for the live vaccines: pregnancy, CD4 less than 200, relative CD4 of less than 15%, HIV, symptomatic individuals, any allergy to the vaccine components. These are called as the contraindications for the live vaccines. Please remember that these are the contraindications for live vaccines. नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन. प्लीज रिमेंबर, हाँ इसमें एक सवाल ये जरूर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज अ लाइव वैक्सीन बट प्रेगनेंसी इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन. येलो फीवर वैक्सीन में प्रेगनेंसी इज नॉट a contraindication. Yellow fever vaccine is a live vaccine. Pregnancy is not a contraindication for only one exception, that is the yellow fever vaccine. Next is what are the different types of evaluation? Beta, the evaluation can be broadly categorized into 3 parts: structure evaluation, process evaluation, या outcome evaluation. Right? So structure, process or outcome. Sir, radiotherapy is a contraindication. No, radiotherapy is not a contraindication. It is all about the CD4 count. Radiotherapy अगर cells ठीक हैं, so in fact उल्टा चलता है radiotherapy किन्हीं patients को.
आज ये चींची चींची कर रहा है पावर पॉइंट। आई डोंट नो, इट्स जस्ट थ्रोइंग टैंट्रम्स। थोड़े आज ये तंग करने के मूड में है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, बट दैट्स ओके। करता रहे, कितना तंग कर लेगा, कब तक रुकेगा, है ना। सो अपना तो यही रवैया, हमने तो जो ठान लिया सो ठान लिया। अपना बड़ा सिंपल होता है ये मामला। तो जो हमने करना है वो चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, हम तो करेंगे। व्हाट आर द इवैल्यूएशन टाइप्स? मेरे पास एक तरीका है, हम इसका इंटरनेट ऑफ कर देते हैं, शायद तब काम अच्छा चल पड़े। ये तो इंटरनेट भी नहीं ऑफ हो रहा। हम्म। दैट इज समथिंग सीरियस। अगर इंटरनेट भी नहीं ऑफ हो रहा, दैट इज समथिंग विच इज वेरी सीरियस। वाईफाई ऑफ करना है। ओके, लेट्स टेक इट ऑन, लेट्स टेक इट ऑन। या नहीं रुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे। सो व्हाट इज द इवैल्यूएशन मेथड्स बेटा? इवैल्यूएट अगर आपने किसी भी प्रोसेस को करना है, सो देन यू कैन इवैल्यूएट एट 3 लेवल्स बेटा। स्ट्रक्चर को देख सकते हो, प्रोसेस को देख सकते हो, आउटकम देख सकते हो। आपने मेरा प्रोग्राम ही इवैल्यूएट करना है, आप ये देख सकते हो कैसा बंदे का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर इन द सेंस उसका ऐप क्या है, क्या वो बार बार पावर पॉइंट बंद हो रहा है, नहीं हो रहा, इस बंदे के पास इलीगल पावर पॉइंट तो नहीं है, या ये बंदा तो नहीं नकली, घर में लाइट कैसी है, इंटरनेट कनेक्शन कैसा है। स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन। नेक्स्ट इज प्रोसेस, बंदा पढ़ा कैसा रहा है, क्या वो काम की बात पढ़ा रहा है या इधर उधर की हवाएं बातें मार रहा है, ज़्यादा मोटिवेशन कर रहा है या ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, मुद्दे की बात ज़्यादा है या फालतू की इधर उधर की बातें ज़्यादा है। प्रोसेस इवैल्यूएशन। नेक्स्ट इज आउटकम। फाइनली एट द एंड ऑफ द डे वर यू बेनिफिटेड, येस और नो। दीज आर द 3 लेवल्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो इन द सेम मैनर हम हेल्थ सिस्टम को भी इवैल्यूएट करते हैं। आप ये देख लो कि ह्यूमन रिसोर्सेज कितने हैं, मैन पावर कितनी है, हेल्थ सेंटर्स कितने खुले हुए हैं, या मेडिकल ट्रीटमेंट। ये आपका लास्ट ईयर का नीट का क्वेश्चन था। द ट्रीटमेंट रिटन बाय द ओपीडी डॉक्टर इज व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन? नीट कह रहा हूँ, एफएमजी का क्वेश्चन। दिस वाज द एमसीक्यू विच वाज आस्क्ड बेटा। इस पॉइंट पे ये एमसीक्यू आया था। द ट्रीटमेंट विच वाज गिवन बाय द ओपीडी डॉक्टर इज टाइप ऑफ व्हाट इवैल्यूएशन? स्ट्रक्चर, प्रोसेस या आउटकम? कॉमन सेंस आंसर, इट इज द प्रोसेस इवैल्यूएशन। कुछ स्टूडेंट्स ने आउटकम लिखा, वो गलत आंसर था। आउटकम कैन बी मेजर्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ बंदा क्योर हुआ, नहीं क्योर हुआ, डेथ हुआ या हेल्थी हुआ। ठीक है। स्टार्ट विद शायरी। काशिफ, क्या बात है। स्टार्ट विद शायरी, शायरी करेंगे अभी थोड़ी देर में, बट अभी के लिए अपना फटाफट से तैयारी करो सो दैट वी जस्ट टेक इट ऑन। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। शायरी वायरी ना तब अंदर से निकलती है जब पता है कि थोड़ा सा फ्री टाइम हो, बट अभी तो है कि थमे ना तू, रुके ना तू, झुके ना तू, थमे ना तू, अपना काम करी चल, विजय तेरी विजय तेरी। सो आई जस्ट प्रे टू गॉड के सब लोग जो यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जिन लोगों ने नहीं भी यहाँ बैठे पर आप मेहनत तो कर रहे हो ना, जो स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आप सबको इतनी शक्ति दे कि विजय तेरी एंड आप सब लोग इस दफ़ा अपने एग्ज़ाम को पार करें। वो ठीक बात है कि 250 पार, 200 पार, 500 पार, दैट्स ऑल ओके। मैं तो कहता हूँ जी किसी तरह 150 पार करो, एग्ज़ाम पास करो, बस ये हमारी सच्चे दिल से ये प्रार्थना रहेगी। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स रूबेला वैक्सीन बेटा हमने ऑलरेडी बात किया। इट इज़ गिवन एज सबक्यूटेनियस वैक्सीन इन द राइट अपर आर्म। एयर क्वालिटी इंडेक्स देखो, एग्जाम में 2 सालों के एग्जाम में एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना रिपीट हुआ, वैक्सीन का टॉपिक कितना रिपीट हुआ, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स लेस देन 100 वी कॉल इट एज ओके टाइप्स एंड मोर देन 200 वी कॉल इट एज पुअर। रेसिडुअल पैरालिसिस चेक पोलियो का हम कब करते हैं बेटा? राइट, रेसिडुअल पैरालिसिस चेक हम पोलियो का कब करते हैं? ओके,
बेटा जो नेशनल पोलियो सर्विलेंस प्रोग्राम है, इसमें आपको 3-4 डेट्स एंड 3-4 इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। फर्स्ट थिंग इज कि नेशनल पोलियो सर्विलेंस प्रोग्राम के अंदर के तहत, नेशनल पोलियो सर्विलेंस प्रोग्राम के तहत, फर्स्ट पॉइंट इज दैट when was India declared as polio free? पोलियो फ्री कंट्री कब डिक्लेयर हुआ था? पोलियो फ्री कंट्री इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 27 मार्च 2014। ओके, नेक्स्ट आपको ये बात करनी है, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरसेस जो हैं, जो VDPV है, दैट इज एक्चुअली यूजुअली ड्यू टू द P2 वैक्सीन component. It is due to the P2 vaccine component. It is due to mutations. And जो VDPV हैं, they can transmit or they can communicate in population. They can communicate within the population, that is the VDPV. Next आपको ये पता होना चाहिए what is vaccine associated paralytic polio, VAPS. VAPS usually P3 component की वजह से होते हैं. They are because of random immune reactions by host. They can also be due to minor mutations in the virus. They can also be due to minor mutations, but अगर एग्जाम में आपको सिंगल बेस्ट आंसर आए तो random immune reactions by the host लिखना है। वैप्स जो है बेटा, वैप्स जो है, they do not transmit from person to person. ये पोलियो के अंदर बेटा, पोलियो के अंदर आप जैसे ही AFP केस हमारे पास आता है, AFP रिपोर्ट होता है, वी हैव टू कलेक्ट, करना क्या होता है, वी हैव टू कलेक्ट 2 stool samples within how much time? Within 14 days. 2 stool सैंपल 14 दिन के अंदर कलेक्ट करने होते हैं। द फर्स्ट सैंपल is collected within 48 hours. पहला सैंपल within 2 days and दूसरा सैंपल at least within 2 weeks हो जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज हमें यहाँ पे रेजिडुअल पैरालिसिस चेक भी करना है। रेजिडुअल पैरालिसिस चेक, दिस हैज टू बी डन व्हेन? दिस हैज टू बी डन एट, लिखा हुआ है आपने, this has to be done at 60 days. Very nice. I just see 1 or 2 answers. Jason K. Saji, very nice. And MGUS, you have correctly answered, it is 60 days. Residual paralysis check is to be done at 60 days. And जो आपने ये stool samples collect करे थे, they should reach laboratory when? Reach the laboratory within 3 days. ये कुछ टाइमलाइंस हैं, ये एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं बेटा। AFP रिपोर्टिंग इज टू बी डन विद इन 14 AFP रिपोर्ट जैसे ही आता है, 2 stool sample विद इन 14 days, फर्स्ट सैंपल विद इन 48 hours, रेजिडुअल पैरालिसिस चेक विद इन 60 days and reach the laboratory within 3 days. The stool sample should reach the laboratory within 3 days. Okay, ठीक है जी। यस, इतनी शक्ति हमें देना दाता काम्या, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सुरेश पटेल सर जी 150 पार हो जाएं अब बस, बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूँ कि 150 पार हो जाएं बस, यही हमारे दिल की तमन्ना है। वो कहते हैं कि अब कहाँ और किसी चीज़ की ज़िद रखी है, अब कहाँ और किसी चीज़ की ज़िद रखी है, दिल में तेरे एक तमन्ना जो बसा रखी है। अब कहाँ और किसी चीज़ की ज़िद रखी है, दिल में हमने एक बस ये तमन्ना सी बिठा रखी है। दिल सुलगता है तेरे सर्द रवैये से मेरा, दिल सुलगता है तेरे सर्द रवैये से मेरा। देख इस बार बर्फ़ ने क्या आग लगा रखी है। तो अपने अंदर आग ऐसी लगाओ कि बर्फ़ जैसी लगे। देख इस बार बर्फ़ ने क्या आग लगा रखी है। याद रखो बस 150 पार का ही हमारा तमन्ना है, 150 पार ही अपने को चाहिए ना। सो या टेम्परेचर शुड बी 2 to 8। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो फटाफट से आगे चलें, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। कोविड मास्क डिस्पोजल बेटा, कोविड मास्क डिस्पोजल, कोविड किस मास्क किस कैटेगरी में जाता है? जो कोविड का पेशेंट आएगा, जो कोविड मास्क होगा, ऐसा लिख लो, मास्क लिख लो। जो मास्क होगा बेटा, अगर वो कोविड के पेशेंट का है,
तो उसको कहाँ डिस्कार्ड करोगे? येलो कैटेगरी में। अगर वो कोविड वार्ड में काम करते डॉक्टर का है या स्टाफ का है, वो कहाँ डिस्कार्ड करोगे? सेम आंसर, इट हैज़ टू बी डिस्कार्डेड इनटू द येलो कैटेगरी. And in case we are talking about the COVID mask from the relatives of the COVID patient, relatives of the COVID patient, ये बेटा you have to cut the strings, keep for 72 hours, and then this will be discarded in the black category or in the general waste. It goes to the general waste or to the black category. So you have to cut the strings, keep it safe for 72 hours, and then you have to discard it in the yellow category, in the general category. So thank you so much, Shiba. Dine, yellow category, yes. टारगेट 165 एम्स के लिए एलिजिबल हो जाए. येस दैट इज़ करेक्ट. येस दैट इज़ ऑल्सो वन दिस थिंग. सो हमारा जो टारगेट है वो 165 अबव होना चाहिए. कोविड मास्क डिस्पोजल हो गया. पोस्ट डिजास्टर, विच इज़ द मोस्ट कॉमन जूनोटिक डिजीज़, हमने ऑलरेडी ये बात करा. विच इज़ द मोस्ट कॉमन जूनोटिक डिजीज़ आफ्टर डिजास्टर. फटाफट से आप मेरे को इनका आंसर दो. विच इज़ द मोस्ट कॉमन जूनोटिक डिजीज़ पोस्ट डिजास्टर. पोस्ट डिजास्टर, विच इज़ द मोस्ट कॉमन जूनोटिक डिजीज. लिखो फटाफट से, विच इज़ द मोस्ट कॉमन जूनोटिक डिजीज. 1 नंबर लिख के आगे आंसर लिखना. विच इज़ द मोस्ट कॉमन जूनोटिक डिजीज. सेकेंड, विच इज़ द मोस्ट कॉमन डिजीज आफ्टर पोस्ट डिजास्टर. थर्ड, विच इज़ द मोस्ट कॉमन लॉन्ग टर्म sequelae. Which is the most common vaccine preventable disease. Okay, which is the most common vitamin deficiency post disaster, and which is the overall most common disaster. Most common disaster कौन सा है? मोस्ट कॉमन डिजास्टर टाइप क्या है? फटाफट से लिखो. 6 क्वेश्चन, 6 सवाल लिखते जाओ. 1 2 3 4. हम तब तक कॉफी ब्रेक करते हैं. ये कप तो काफी लोग पहचानते होंगे, ये क्लासों से हमारे साथ चल रहा होता है. सो मोस्ट कॉमन डिजास्टर क्या है? व्हाट डू यू वांट टू से? 1 इज लेप्टो, वेरी नाइस. 1 is leptospirosis, very nice, leptospirosis. What is the drug of choice? It is doxycycline. Okay. Next is, what is the most common disease? Acute gastroenteritis, very nice, बिल्कुल ठीक है. Next is, what is the long-term sequelae? Long-term sequelae. Long-term sequelae is always malnutrition. Malnutrition. What is the vaccine preventable disease? It is your favorite answer, measles. Which is the vitamin deficiency? It is vitamin A. Which is the most common disaster? क्या बात है सुरेश पटेल, तूने तो हंसा दिया, स्माइल ले आया मेरे फेस पे. वेरी नाइस सुरेश, थैंक यू सो मच. स्पेशल कप फॉर स्पेशल पर्सन बाय स्पेशल वन. वेरी नाइस. या दैट्स इट. सो तुम्हारी क्लासेस के चक्कर में ना स्टे आउट ऑफ माई हाउस मोस्ट ऑफ द टाइम. सो दिस कप इज प्रीटी स्पेशल फॉर स्पेशल स्टूडेंट्स लाइक यू गाइज. So most common disaster is not earthquake, it is hydrological. Very nice, it is floods. Hydrological, very nice. All those who have correctly answered, yes. Hydrological. Discarded fusion, yes. Hydrological. Shiba, Abhinandan Maiti, Harjeet, very nice, very nice. MGUS, it is hydrological. So that is a brief about the disaster. Bubonic plague, what is the vector beta? What is the vector for bubonic plague? Bubonic plague, the vector for plague, it is Xenopsiella Chiopis. Xenopsiella Chiopis. It is Xenopsiella Chiopis.
या बिल्कुल ठीक है. Yersinia pestis, that is this is Chiopis, or also we call it as a rat flea. Also we call it as a rat flea. बेटा Yersinia pestis तो उसका वो ऑर्गेनिज्म हुआ ना. Another vector जो आपको याद रखना है for malaria. What is the vector? What is the vector for malaria? It is Anopheles. What is the vector for Chagas disease? Chagas disease के लिए क्या है? Yeah, disease is caused by Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi. Chagas disease, the vector is triatom bug. Triatom bugs. Then, what is the vector for endemic typhus or murine typhus? Fleas. Fleas is for endemic typhus. Epidemic typhus is louse-borne. Epidemic typhus is louse-borne. Scrub typhus, that is mites. और क्या पूछोगे? किसी और का पूछो आप. Very nice, Harjeet. Triatom bugs. Scrub typhus is mite. Epidemic typhus is louse. Kala azar, that is sandfly. Kala azar is sandfly. Malaria, Anopheles, right? So anyways, these are some of the vectors which you would like to remember for your exam. Next is kata thermometer. What are the uses? What are the uses of kata thermometer? अगर आप बात करें about kata thermometer, काटा थर्मामीटर ये ओरिजिनली पहले बना था टू चेक फॉर द कूलिंग पावर ऑफ एयर, बट नाउ इसका अनदर यूज इज टू चेक फॉर द लो एयर वेलोसिटी. सो ये ओल्ड आंसर है. दिस इज काइंड ऑफ ओल्ड आंसर. दिस इज काइंड ऑफ current use. The new uses, the current use that we use kata thermometers, these are used for low air velocity. The word is low over here. Please make sure discarded fusion, don't get it wrong in your exam. अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए air circulation, air movement, that is checked by anemometer. अगर एग्जाम में पूछा जाए humidity is checked by psychrometer, or it can also be checked by a hygrometer. अगर कोई आपसे radiant heat पूछे, radiant heat, it is checked by radiant heat is measured by globe thermometer. Radiant heat is measured by globe thermometer. Okay, so these are some of the instruments which can be used. How do you check for the chlorine levels? Chlorine levels in water, they are checked using chloroscope. What is the reagent which is used? We use orthotolidine test, or we use orthotolidine arsenate test. Which is the better test? Orthotolidine arsenate is a much better test compared to the orthotolidine test. Okay. Next is high birth rate and declining death rate. ये कहाँ पे काम आएगा? High birth rate and declining death rate. So अगर ये आप बात करो high birth rate and declining death rate, please note in demography there are 5 stages: stage 1, 2, 3, 4, 5. In stage 1, the birth rate is high and the death rate is high. In stage 2, that is early expanding, there is high birth rate but the death rate declines. Stage 3, late expanding, low birth rate and low death rate. Stage 4, low birth rate, low death rate. Stage 5 is low birth rate but very low or stable death rate. So very nice students, जिन्होंने भी आंसर बिल्कुल ठीक किया है, absolutely correct, कि आपका जो high birth rate है with declining death rate, this is type of stage 2. This is in stage 2. A very quick round of quiz for you guys. Demographic gap, फटाफट से बोलते जाओ.
write down 1, 2, 3, 4 and then write down your answers in the chat box. Demographic gap is maximum in. Demographic gap is minimum in. Late expanding stage कौन सी है? Late expanding stage is 1, 2, 3, 4, 5. What do you think? Stage 1, 2, 3, 4, 5. Late expanding. Then you have high birth rate and high death rate is a feature of stage 1, 2, 3, 4, 5. Last point, birth rate will be lower than the death rate in stage 1, 2, 3, 4, 5. क्या बोलना चाहते हो? Write down 1, 2, 3, 4, 5 and then write down your answers. So what do you think? Demographic gap is maximum in. What do you want to say? Demographic gap is maximum in end part of stage 2. So end part of stage 2. One very light, very nicely written. Abhinandan Maiti, very nice. Phase 2. Okay. Demographic gap is minimum. It is lowest. It is minimum or lowest. In which stage? It is in stage 5. It is negative in stage 5. Late expanding कौन सा stage होता है? Late expanding is stage number 3. Late expanding is stage number 3. High birth rate and high death rate is a feature of stage 1. And last is birth rate will be lesser than the death rate in stage 5. Birth rate will be lesser than death rate in stage 5. Okay, so that is your very quick round for demography, and very nice all those who answered it correctly. Very good, very good. 2, 3, 1, 2. Good doctor कहता 2, 3, 1, 2. नहीं, कुछ आपके सही है. 2, 3, 4, 1, 2. कुछ गलत हो गए बेटा. गुड डॉक्टर. 2, 5, 3, 1, 5. 2, 5, 3, 1, 5. Absolutely correct, Harjeet. Wonderful. 2, 5, 3, 1, 5. Wonderful. Absolutely correct. Very nice. Both INI, BR increase and DR increase. Increase तो कभी भी नहीं होता, but yes, you can say high birth rate and high death rate. That is disc cadet fusion. That is correct. It is high birth rate and high death rate. That is a feature of high birth rate and high death rate. कहाँ गया हमारा? Here. High birth rate and a high death rate is a feature of high stationary, that is stage 1, high birth rate and high death rate. Okay, so I hope you'll get this question right. Last question is regarding vitamin B3 deficiency. I don't need to discuss about B3 इतना ज़्यादा discuss हो गया that B3 deficiency causes pellagra. Pellagra में 4 Ds होते हैं, dermatitis, diarrhea, dementia and death, है ना? 4 Ds होते हैं, dermatitis, डायरिया. अब इतना पता चल गया कि एग्ज़ाम में जो टीचर्स होते हैं, जो इन्विजिलेटर्स होते हैं या जो स्टाफ है, उसको भी पेलेग्रा पता चल गया. डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड लास्ट इज डेथ विच कैन हैपन ड्यू टू पेलेग्रा. पेलेग्रा इज प्रिडोमिनेंटली बिकॉज ऑफ बेटा हाई ट्रिप्टोफैन डाइट, लो ट्रिप्टोफैन डाइट. इट इज प्रिडोमिनेंटली बिकॉज ऑफ लो ट्रिप्टोफैन. And it is also because of high leucine. दो फूड प्रोडक्ट्स में हाई ल्यूसिन एंड लो ट्रिप्टोफैन होता है बेटा. इट इज मेज एंड ज्वार. दे बोथ आर पेलेग्रोजेनिक. मेज एंड ज्वार, दे बोथ आर पेलेग्रोजेनिक, राइट? सो प्लीज रिमेंबर कैजल्स नेकलेस. ओके, सो ये पेलेग्रा तो इतना पूछ लिया कि ख़त्म हो गया. पेलेग्रा जिन लोगों को है उनको भी शर्म आने लग गई है. हमें कैसी बीमारी है जो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है. सो प्लीज़ मेक श्योर यू गेट दिस क्वेश्चन राइट. अ फ्यू पॉइंट्स अबाउट मिलेट्स बेटा. मिलेट्स के ऊपर पता नहीं, आई फील कि इस दफ़ा क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज 2023 वॉज द ईयर ऑफ मिलेट्स. मिलेट्स लाइक रागी, बाजरा, ज्वार. मिलेट्स दे आर ऑल ग्लूटेन फ्री. ये सारी मिलेट्स जो होती हैं ग्लूटेन फ्री होती हैं. जो मिलेट्स होते हैं बेटा, इन मिलेट्स के अंदर रागी इज नोन टू हैव हाईएस्ट कैल्शियम कंटेंट. इट इज टू बी रिच इन कैल्शियम. ये जो मिलेट्स, सारी की सारी मिलेट्स होती हैं, दे आर क्लाइमेट रेजिस्टेंट. क्लाइमेट
रेजिलिएंट मतलब कि दे आर लाइक मोर एग्रीकल्चर फ्रेंडली। इनको उगाने की जो कॉस्ट है ना वो बहुत कम है। सो दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट changes and all these things, and they are very good, they are low cost बनती हैं। रागी is good in calcium, gluten free होता है, and they are taken as whole grains खाया जाता है with outer covering उतारी नहीं जाती, so they are more nutritious, they are eaten with outer covering and they are taken as whole grains. Okay, 2023 was the year of millet, तो ये पता होना चाहिए आपको, year of millet. So that was all regarding the topics which were asked in 2021. Okay, this is what you have as the Cazals necklace. This is what is Pellagra or the Cazals necklace. Let us go to the next year 2022 and quickly finish off pending topics, and that would come to the ending of this session. 2022 डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हमने वैक्सीन्स ऑलरेडी बात कर लिया है बेटा, दैट ड्यूरिंग डिज़ास्टर जनरल पॉपुलेशन वुड यू लाइक टू गिव एनी वैक्सीन? नो वैक्सीन इज गिवन। हेल्थ केयर वर्कर्स को कोई वैक्सीन देना है? हाँ जी, 2 वैक्सीन देते हैं हम, हेपेटाइटिस बी एंड टेटनस टॉक्सॉइड। We give 2 vaccines, that is hepatitis B and tetanus toxoid, in all the cases of people who are working in disasters. Next is rabies pre-exposure and re-exposure guidelines. काफ़ी students काफ़ी देर से rabies पूछ रहे थे। योगेश राठी ने कंफर्म कर दिया कि इस साल FMG के एग्ज़ाम में उन्होंने क्वेश्चन डाला है। थैंक यू वेरी मच योगेश जी, पेपर लीक करने के लिए। वेरी नाइस, मिलेट का क्वेश्चन पक्का आएगा और हम पक्का मार्क करेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट, है ना। सो दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट, जोक कर रहा था, कहीं कोई सीरियस हो गया, कोई कंप्लेंट ही करते योगेश बेचारा ऐसे ही हवा में टंग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो थैंक यू सो मच योगेश फॉर कंफर्मिंग इट। येस, मिलेट्स पे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सो लेट्स टॉक अबाउट रेबीज री एक्सपोजर प्री एक्सपोजर गाइडलाइंस। बेटा बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। रेबीज़ में आपको पहले तो कैटेगरीज पता होने चाहिए, कैटेगरी 1, 2 एंड 3। रेबीज़ के अंदर देर इज़ अ प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। रेबीज़ में प्री एक्सपोजर, बिफोर एक्सपोजर, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस इज गिवन ऑन डे 0, डे 7 and day 21 or 28. It can be given as intradermal or it can be given as intramuscular, and it is given as 1 dose per visit. 1 dose per visit. So प्री एक्सपोजर को कैसे याद रखोगे बेटा? इसमें 3 विजिट्स होंगी एंड 3 ही डोजेस दी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है री एक्सपोजर। चलो पोस्ट एक्सपोजर पहले कर लो। नेक्स्ट आता है पोस्ट एक्सपोजर। पोस्ट एक्सपोजर में 2 गाइडलाइंस आपको याद रखनी है, एसेन रेजीम या फिर हमारे पास होती है थाई रेड क्रॉस रेजीम। जो एसेन रेजीम होता है बेटा, इट इज़ गिवन ऑन डे 0, 3, 7, 14 एंड देन डे 28। 0, 3, 7, 14 एंड 28। इसमें हम 1 डोज पर विजिट देते हैं। 1 डोज पर विजिट दिया जाता है, and then 1 dose per visit, it is always given as intramuscular. Okay, so कैसे याद रखेंगे SN को? How many doses, how many visits? It is given as SN is given as कितनी doses कितनी visits? It is given as 5 doses and 5 visits. It is given as 5 visits and 5 doses. जो थाई है बेटा, day 0, 3, 7 and day 28. It is given as 2 doses per visit, and it is given as intradermal vaccines. These are always intradermal. It is given as 4 visits and 8 doses. It is given as 4 visits and 8 doses. Okay, and last is re-exposure prophylaxis. Re-exposure prophylaxis सिर्फ 2 ही doses जाएंगी, 2 ही visits में, day 0 re-exposure,
डे 0 एंड नेक्स्ट कब होगी? डे 0 एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, ये सारा बेटा आपको समरी टेबल में मिल जाएगा। यहाँ पे ये समरी टेबल में सारा कुछ आपको मिल जाएगा। इफ यू वांट यू कैन राइट, अदरवाइज दैट्स ओके। सो री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस कब होता है? एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी नाइस MGURS, दिस कैडेट फ्यूजन, इट इज डे 0 एंड डे 3। वेरी नाइस शिबा, it is day 0 and day 3. It is intramuscular or we can give it as intradermal. We can give either way. So how will you remember this as a re-exposure? As how many visits? 2 visits and 2 doses. Right? 2 visits and 2 doses. That's all that you need to remember for rabies. बस ये आपको ज़रूरी है कि जो री एक्सपोजर गाइडलाइंस है ये किन को मिलेगा। री एक्सपोजर गाइडलाइंस बेटा, इट इज़ टू बी गिवन ओनली इन प्रीवियसली इम्यूनाइज्ड इंडिविजुअल्स, previously immunized individuals who took last immunization, last vaccine was more than 3 months ago. So in cases में आपको re-exposure देना है। अगर within 3 months है तो nothing has to be done. It is given in previously completed immunized individuals where the last vaccine was given more than 3 months ago. Right? What to choose, ASAN or thigh? It is better to choose ASAN because it is intramuscular, complete dose दी जाती है. Okay? So yes, very nice सौरभ वर्पे, yes you remember that. ये छोटा सा तरीका है बेटा ये आपके याद करने के लिए, तो काफ़ी स्टूडेंट्स इसको पसंद भी करते हैं और काफ़ी इजी भी है याद करना कि अगर री एक्सपोजर हो तो कितनी विजिट्स आएंगी, कितनी डोजेज आएंगी और क्या उनका रूट रहेगा। री में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 2 हैं, आर एंड ई, सो 2 विजिट 2 डोजेस। प्री में क्या आएगा? 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, पी आर एंड ई, सो 3 विजिट्स एंड 3 डोजेस। थाई, THAI, थाई THAI, सो 4 विजिट्स होंगी, 8 डोजेज होंगी। ESSEN, सो ESSEN 5, सो 5 विजिट्स एंड 5 डोजेस। बड़ा सिंपल है, ये इंट्रामस्कुलर है, ये इंट्राडर्मल है। These both can be intradermal or it can be intramuscular. Very simple. So ये आपको याद करना है। ये भी पता होना चाहिए कैटेगरी 1, 2, 3 क्या होता है। बेटा अगर किसी का लिक्स ऑन म्यूकोजल सरफेस है तो क्या करोगे? कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 एनिमल बाइट? कैटेगरी लिक्स ऑन म्यूकोजल सरफेस, ये किस में डालूं मैं? कैटेगरी 1, 2 या 3? लिक, सिंपल लिक ऑन म्यूकोजल सरफेस, लिक ऑन म्यूकोजल सरफेस, lick on mucosal surface, it is category 3. Lick on intact skin, lick on intact skin is category 1, but mucosal surface के ऊपर अगर lick हो जाए that is category 3. Wild animal की lick चाहे on any type of skin, wild animal, any type of scratch or bite, वाइल्ड एनिमल की, जैकॉल की, लेपर्ड की, टाइगर की, चीते की, शेर की, भालू की, मंकी की, किसी की भी अगर वाइल्ड एनिमल है उसकी स्क्रैच भी, लैसरेशंस भी, इट इज़ ऑल टेकन एज कैटेगरी 3. सो ये सिर्फ लैसरेशंस एंड अब्रेजन्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इज कैटेगरी 2. ओके, प्लीज़ नोट ये कई दफ़ा लास्ट पॉइंट कि रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन किन को दी जाती है। रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन, ह्यूमन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन हो सकती है या इक्वाइन होती है। ह्यूमन की डोज 20 इंटरनेशनल यूनिट्स पर केजी, इक्वाइन इज़ 40 इंटरनेशनल यूनिट्स पर केजी। एंड रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन सिर्फ एक ही दफ़ा, वंस लाइफ टाइम दी जाती है। इट इज़ नॉट रिपीटेड एनी टाइम, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड in, it is not included in rabies re-exposure guidelines. It is not a part of the rabies re-exposure guidelines. Rabies immunoglobulin कैसे दी जाती है? It is maximum infiltrated in or around the wound. It is maximum infiltrated in or around the wound and remaining in nearest
intramuscular site, remaining in the nearest intramuscular site, that is for rabies immunoglobulin. So human होती है, equine होती है, it is given once a lifetime. This has been asked 2-3 times in your exam. ये point 5-star MCQ point है, it has been asked 2-3 times in your exam regarding rabies immunoglobulin. So rabies की हमने बात करी. न्यूट्रिशनल काउंसलिंग ऑफ द मदर RMNCEH के अंडर कौन करता है? आशा वर्कर या आंगनवाड़ी वर्कर? ये बस मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि जो आशा वर्कर है ना बेटा, दैट इज़ फॉर मदर एंड चाइल्ड के बेनिफिट के लिए है. जो आंगनवाड़ी वर्कर होता है, आंगनवाड़ी वर्कर सिर्फ समझने का बात है. सो अगर बच्चे की बात आएगी तो आपको क्या मार्क करना है? आंगनवाड़ी. अगर मदर की बात आएगी तो क्या मार्क करेंगे? आशा वर्कर. डिड यू गेट दिस पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट इज आशा वर्कर्स. बेटा कितनी पॉपुलेशन पे चाहिए? 1 आशा वर्कर वी नीड फॉर 1000. हाँ, हमारा अपडेट जरूर है दैट वी नीड 2 आशा वर्कर्स, बट करंटली हमारे पास 1 आशा वर्कर फॉर 1000 पॉपुलेशन चाहिए. आशा वर्कर्स कितनी पास होनी चाहिए? दे शुड बी 10th पास. They should be married females and they should be mother of at least 1 child, of course not more than 2 children. Okay? आशा वर्कर. जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, they are 1 आंगनवाड़ी for 800 population. रफली हम कह सकते हैं 1 for 1000, बट अगर टेक्निकल आंसर आ जाए तो आपको टेक्निकल आंसर में 800 मार्क करना होगा. The आंगनवाड़ी वर्कर, they are more responsible for growth and monitoring of growth of child. Growth monitoring, growth and monitoring, growth monitoring of the child, growth and development monitoring of the child को देखती हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स. ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ये किस प्रोग्राम के तहत बनाई गई हैं? दे आर अंडर दी ICDS प्रोग्राम. व्हाट इज ICDS? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है या सर्विसेज है? लिखो फटाफट से चैट बॉक्स में. आशा वर्कर कौन से प्रोग्राम के तहत बनी थी? नेशनल हेल्थ मिशन. आशा वर्कर्स नेशनल हेल्थ मिशन के लिए हैं. दे आर फॉर मदर एंड फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो, एंड आंगनवाड़ी दे आर मोर फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर मदर्स ऑल्सो. ओके, सो इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. इट इज़ सर्विसेज. वेरी नाइस. ये जो लोग क्लास अटेंड किए हैं वो लोग बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, सर्विसेज. सौरभ बेटा, ये बहुत दफ़ा गलती हो जाती है बच्चों से. इट इज़ नॉट स्कीम, इट इज़ सर्विसेज. इट इज़ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, which is under the Ministry of Women and Child Development. Very nice. That's okay to make mistakes and that's what we are here for. And गलती होगी तभी तो सुधारेंगे उसको. Okay? So अगर कोई न्यूट्रिशनल काउंसलिंग ऑफ द मदर पूछे RMNCEH में, किसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इट इज़ आशा वर्कर. स्टेप्स अप्रोच बाय WHO. देखो 2 दफ़ा आया है ये स्टेप्स अप्रोच. हमने अभी बात की है स्टेप्स अप्रोच का. नेक्स्ट इज ट्यूबरकुलोसिस, क्योर्ड TB. ये काफ़ी स्टूडेंट्स अभी टीबी की बातें पूछ रहे थे. 2 अक्टूबर 1975. हरजीत शर्मा, धन्य हो प्रभु आप लोग. सो आप रट के बैठे हैं कि 1975 में. दिस इज वन ऑफ द वेरी ओल्ड प्रोग्राम. इट वाज ICDS वाज स्टार्टेड. बेटा ICDS की बात कर रहा है हरजीत. ICDS वाज स्टार्टेड इन 1975. इट इज़ वन ऑफ द वेरी ओल्ड प्रोग्राम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. टॉकिंग अबाउट दिस ट्यूबरकुलोसिस, 2-4 बातें अबाउट ट्यूबरकुलोसिस. क्या क्या बात करोगे अबाउट टीबी? लिखो फिर फटाफट से टीबी. तो काफ़ी स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे डाउट्स थे. ट्यूबरकुलोसिस. बेटा ट्यूबरकुलोसिस का व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसका अभी भी बेस्ट आंसर इज स्पूटम माइक्रोस्कोपी एंड CB नैट. अगर इनमें से आपको एक चूज करना है, प्लीज चूज स्पूटम माइक्रोस्कोपी. बट CB नैट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज टेकन एज अ यूनिवर्सल टेस्ट. हर एक केस में वी हैव टू डू द CB नैट इंपॉर्टेंटली. अगर पूछे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, अगर आपसे पूछें द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, अगर आपको सिंगल बेस्ट आंसर मार्क करना पड़ जाए ना बेटा, you are free to mark sputum microscopy or you can also mark CB नैट. अगर दोनों आ जाए तो दोनों ही बेस्ट आंसर है. अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन HIV केसेस या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड केसेस
Now your answer is CB-NAT alone. It is CB-NAT alone, investigation of choice. How do you treat tuberculosis? The treatment of tuberculosis, it is for drug sensitive TB, 4 months of 2 months of HRZE. It is 2 months of HRZE plus 4 months of HR and E. राइट, ड्रग सेंसिटिव टीबी. ये ट्यूबरकुलोसिस में कुछ केस डेफिनेशंस आती हैं, व्हेन डू वी कॉल MDR TB? When do we call MDR TB? It is isoniazid and rifampicin both resistance, multi-drug resistance. When do we call XDR TB? XDR is extensively drug resistant tuberculosis. XDR TB is H and R resistance plus any fluoroquinolone plus any group A drug. Group A drug includes bedaquiline, delamanid, linezolid, levofloxacin and moxifloxacin plus any group A resistance. Very nice. कोई एक बताना हो अमित राज तो स्पूटम रहेगा, अदरवाइज दोनों बेस्ट आंसर है. आई कैन नॉट से कि इनमें से एक बेटर है. ओके, so any fluoroquinolone, that is XDR and MDR. Next is what is pre-XDR. Pre-XDR is H and R resistance plus any fluoroquinolone. This is called as pre-XDR. So ये आपकी investigation of choice रहेगी, ये आपका ट्रीटमेंट रहेगा. फिर आता है what is the investigation of choice for latent TB. Latent tuberculosis में investigation of choice is a Montu test. It is using a purified protein derivative. Montu test usually read within 48 to 96 hours, usually read within 72 hours. 72 घंटे पे हम इसको असेस करते हैं. एनीथिंग Montu test more than 10 को हम यूजली पॉजिटिव की तरफ मान लेते हैं. 15 से ऊपर है तो कोई भी बंदा हो उसमें पॉजिटिव है. 10 से ऊपर you have to assess whether the person is having high risk, yes or no. So more than 10 is generally taken as, generally, please mark the word generally, taken as positive. Okay. Yes, I know मैरो में आंसर क्यू बैंक में CB-NAT दिया है, बट अगर आपको इन दोनों में से एक चूज करना है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज स्पूटम माइक्रोस्कोपी. बट अगर आपको एक चूज करना है, स्पूटम माइक्रोस्कोपी इज बेटर. यू कैन नॉट से स्पूटम नहीं करते. CB-NAT में कई दफ़ा आता है, नहीं आता, बट जनरली स्पीकिंग इट इज़ ऑलवेज स्पूटम पॉजिटिविटी. ओके, ये ना अभी अपडेट हुई है चीज़ें, सो आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन आपको सेपरेटली आएगा. ओके, आई डोंट थिंक ये सेपरेटली आएगा, बट येस दिस कैन बी इंपॉर्टेंट MCQ कि HIV केसेस में व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस. इट इज CB-NAT. इन ऑल द सर्टन इट इज मोर डायग्नोस्टिक बेटा. CB-NAT इज मोर डायग्नोस्टिक. Sputum is used for screening tool. It is used as screening tool. Faster कौन सा है? CB-NAT is faster. सौरभ, faster is CB-NAT. एक और होता है TrueNAT. TrueNAT ये उससे भी फास्टर है. TrueNAT gives result within 30 to 60 minutes. ये TrueNAT 30 to 60 minutes में रिजल्ट दे देता है. एंड TrueNAT is having good sensitivity and high specificity also. So CB-NAT जो है, CB-NAT ये रिजल्ट देता है अराउंड 90 to 120 मिनट्स में. ओके, एंड जो स्पूटम है that is to be done within 24 hours because we collect 2 sputum samples. Yes, इसलिए इसको यूनिवर्सल बोलते हैं. मोर कैश फ्रेंडली. यस, इट इज इंडियन टाइप. यस यस यस, एवरीबडी आंसरिंग करेक्टली. अब बिल्कुल ठीक समझ रहे हो आप लोग. कुछ डिस्ट्रिक्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट सब में है बेटा. CB-NAT इज अवेलेबल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. TrueNAT ओनली इन सम डिस्ट्रिक्ट्स. ओनली इन फ्यू स्टेट्स TrueNAT अवेलेबल है.
प्लीज टेल मोर अबाउट इग्रा. इग्रा इज नथिंग बट लेटेंट टीबी के लिए मॉन्टू टेस्ट करते हैं, वैसे ही इग्रा है, इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे इग्रा. इग्रा क्या चेक करता है, ये भी लेटेंट टीबी चेक करता है. इग्रा इज इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे. ये ऐसे हम तब करते हैं, इट ओनली टेल्स के प्रेजेंस ऑफ टीबी बैसिलाई है बॉडी में कि नहीं है. इग्रा के टेस्ट होते हैं जो क्वांटिफेरॉन टेस्ट है, गोल्ड टेस्ट है, ये सारे इग्रा के टेस्ट हैं, एंड दे विल टेल यू अबाउट द लेटेंट टीबी. Okay, so that is about TrueNat and CBNats, and last point is how do you assess the outcome. इन्हीं 4 स्लाइड में से क्वेश्चन आएगा. स्लाइड नंबर 1, ये 4 स्लाइडें याद कर लो. ये स्लाइड नंबर 1 है, ये स्लाइड नंबर 2 है, ये स्लाइड नंबर 3 है, एंड ये स्लाइड नंबर 4 है. बस ये 4 स्लाइडें याद कर लो, इन्हीं में से सवाल आएगा. हाउ डू यू असेस द टीबी आउटकम पेशेंट. So when do you say a cured TB? Cured TB is any patient who has sputum negative report at end of treatment, who has completed treatment and has a sputum negative report. ये 2 criteria होते हैं to call it as a cured TB. What is treatment completed? Patient who has completed treatment. That's it. So who has just finished the treatment. Finished the treatment. और इसमें कोई क्राइटेरिया ही नहीं है. द पेशेंट डिड नॉट गेट अ स्पूटम टेस्ट डन, दैट इज कॉल्ड एज ट्रीटमेंट कंप्लीटेड. रिकरेंट टीबी, अगेन इट इज एनी टाइम sputum positive after treatment completion. Anytime sputum positive after treatment completion, that is called as recurrent TB. Loss to follow up, discontinue TB treatment. Discontinue treatment for more than 4 weeks after taking treatment for more than 4 weeks. So patient जिन्होंने TB treatment लिया था for more than 4 weeks and उन्होंने discontinue किया for more than 4 weeks, that is what we call as loss to follow up in tuberculosis. Failure of treatment is sputum positive even at 5th month. Patient who is sputum positive even at 5th month, that is called as failure of treatment. That is called as failure of treatment. Okay, so it says to reopen the file before we close. एक दो और, चलो बंद ही हो गया. मैं बता रहा हूँ ना, आज ये काफ़ी नखरे मार रहा है हमारा पावर पॉइंट. कोई क्वेश्चन पूछे, ये एनएमसी वालों की साजिश है क्या? स्ट्रगल इज हियर. किस चीज़ की, आप लोग किस चीज़ की बात करने लगे? पहले नेगेटिव था, अब पॉजिटिव. ये शिबा किस चीज़ की बात करने लग गए? दिस टेल्स अबाउट रियल लाइफ स्ट्रगल. किस चीज़ की प्रॉब्लम, क्या हुई, कहाँ पे स्ट्रगल, कहाँ पे हो गया? ये पेपर आउट हो गया क्या? नहीं, कहाँ की बात कर रहे हो? आई कांट अंडरस्टैंड यू. अच्छा, फ्री वाला नहीं भाई, मेरा फ्री वाला नहीं है, मेरा पेड वर्जन है. मेरा नाम भी लिखा होता है इसमें, ये कहीं ना कहीं यूज. अच्छा, एनएमसी वाला, अच्छा, दैट वेज आई गॉट इट. पावर पॉइंट स्ट्रगल, ओके ओके ओके. आई गॉट इट नाउ, आई गॉट इट. ठीक है. नहीं बेटा, मेरा ये फ्री वाला पावर पॉइंट नहीं है, बट ये एनएमसी वालों की साजिश है. आई एग्री टू दिस. ये एनएमसी वालों की साजिश है कि वो चाहते नहीं कि हम ये
MCQs डिस्कस करें। और इस तरह से मैं बताऊं आपको कि इस तरह से आज तक किसी ने MCQ भी नहीं, सारे प्रीवियस ईयर टॉपिक 120 टॉपिक बने पूरे PSM में, ये 120 जिसने कर लिए उसका PSM पानी की तरह निकलेगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ ये आज मैं खड़े होके, क्योंकि 120 टॉपिक जिसने ये सारे टॉपिक कर लिए ना, तो क्या पूछेगा एग्जामिनर उसमें, बच क्या गया, मतलब ज़िंदगी में बचा है कुछ, कुछ बचा ही नहीं है आपके पास करने को। सो ये बहुत सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं आपके पास। सो फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट हमने बात कर लिया बेटा, स्पूटम फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट इज स्पूटम पॉजिटिव इवन एट 5th मंथ। ये अभी तक किसी ने नहीं ऐसा किया, और आपके बाद ये मैं लिख के भी दे देता हूँ, आपके बाद ये माहौल बन जाएगा, सब बच्चे लोग सब टीचर लोग कहीं ना कहीं ये शुरू हो जाएगा कि प्रीवियस 5 ईयर टॉपिक उठा के बस हमने पढ़ना है, राइट। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था ना, तो हमने भी यही किया था। हमारे टाइम वो किताब आती थी मुदत खन्ना अमित आशीष की। सो अब तो वो किताबों से ही तुम लोग दूर हो गए हो यार, अब तो वो मैरो वैरो आ गया सब, राइट। बिल्कुल हमारे साथ भी यही होता है, एग्ज़ाम सेंटर में क्वेश्चन समझ नहीं आता, बाहर आके सारे आंसर याद आते हैं। यस दैट्स इट। बट वो सबने 12वीं फेल मूवी तो सुना होगा, देखा अगर है तो ठीक है, नहीं देखा तो रीस्टार्ट है ना, ये हम पावर पॉइंट भी रीस्टार्ट करेंगे, वी ऑलवेज रीस्टार्ट, राइट। एक दफ़ा जिसने 120 ये पॉइंट्स कर लिए ना, ये लिखित रूप में दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम जो है ना वो सुपर डुपर ईजी हो जाता है, ओके। ये रिलैप्स क्या होगा, रिलैप्स इसका पुराना नाम है। रिलैप्स जो है ना ये ओल्ड नेम है बेटा, रिकरेंट टीबी जो है ये न्यू नेम है, न्यू नेम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ओके। फिर इसके बाद सबको पता होगा निक्षय पोषण योजना, निक्षय पोषण योजना। निक्षय पोषण योजना में पुराना आंसर था कि 500 रुपये पर मंथ दे रहे हैं, पर मंथ दिया जा रहा है 500 रुपीज़, दिस इज ओल्ड आंसर। अगर ये आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो अपडेटेड आंसर है 1500 रुपये पर 3 मंथ्स दिया जाता है, राइट। सो 1500 के पर 3 मंथ्स नहीं है, ये 1500 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है, 1500 रुपीज़ इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। टोटल जो टीबी की ट्रीटमेंट है दैट इज गोइंग फॉर 6 मंथ्स ना। सो पहले 3 महीने के लिए आपको देना है, फिर अगले 3 महीने के लिए 500 1500 नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। सो 2 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जा रहा है अब ये, सो दैट पेशेंट्स आर मोर लाइक, आपको बार बार पैसे नहीं पे करने पड़ रहे गवर्नमेंट को, यू डोंट वेस्ट टाइम ऑन गिविंग 500, और अगले को भी 1500 रुपये इकट्ठे मिलते हैं तो थोड़ा तो अच्छा लगता है। सो नेक्स्ट इज निक्षय पोषण, नेक्स्ट इज ये न्यू है, ये न्यू स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट इज निक्षय मित्र, निक्षय मित्र स्कीम। निक्षय मित्र स्कीम में टीबी पेशेंट को अडॉप्ट किया जा रहा है, अडॉप्शन इन टर्म्स ऑफ अडॉप्शन इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ओके। एंड इसके अलावा एक्टिव केस डिटेक्शन, इंटेंसिफाइड केस फाइंडिंग एंड पैसिव केस फाइंडिंग। एक्टिव केस फाइंडिंग, एक्टिव केस फाइंडिंग कहाँ पे करते हैं, हाई रिस्क ग्रुप्स के अंदर करते हैं। इंटेंसिफाइड केस फाइंडिंग कहाँ पे करते हैं, इंटेंसिफाइड केस फाइंडिंग इज डन इन पेशेंट्स विद अदर कोमॉर्बिडिटी, विद अदर कोमॉर्बिडिटी। एंड पैसिव केस फाइंडिंग आप जनरल पॉपुलेशन में करते हैं, एनी पेशेंट हु हैज़ फीवर और कफ और नाइट स्वेट्स फॉर मोर देन 14 days, दैट इज व्हाट वी कॉल एज प्रिजम्पटिव टीबी केस, राइट। सेम थिंग डिफरेंट पैकिंग, यस सौरभ जैन, दैट्स हाउ गवर्नमेंट काम ही ऐसे करती है। इतने सालों से एफएमजी का एग्जाम हो रहा है, ये भी तो यही है, सेम चीज इन डिफरेंट पैकिंग। और जो नेक्स्ट एग्जाम आएगा वो क्या होगा, आपको लगता है वो बहुत फर्क होगा, सेम चीज इन डिफरेंट पैकिंग। अब कितना और साल लगेगा अपने को ये समझने के लिए कि मुद्दा तो वही रहेगा, आज तक ये फर्क नहीं होता है, ओके। चलो ये बहुत हो गया, टीबी इतने में से ही आएगा बेटा, टीबी इससे बाहर नहीं है। कोहॉर्ट स्टडी हमने बहुत कर लिया है, कोहॉर्ट स्टडी आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट। अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हमने कर लिया, UCHC, अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में लाइव वैक्सीन्स कहाँ जाएंगी, बताओ फटाफट से, लाइव वैक्सीन्स कहाँ जाएंगी।
लाइव वैक्सीन्स कैटेगरी येलो, रेड, ब्लू या वाइट, क्या लिखना चाहते हो? कैटेगरी येलो, रेड, ब्लू या वाइट, लाइव वैक्सीन्स विल बी गोइंग टू विच कैटेगरी? Live vaccines will go to the yellow category. Live unopened live vaccines, they are disposed of in the yellow category. Very nice. Next is GSY के incentives. ये पूछा गया था 2022 में. GSY जननी शिशु सुरक्षा, जननी सुरक्षा योजना, इसके incentives. बेटा जननी सुरक्षा योजना के incentives कुछ इस तरह से हैं कि लो परफॉर्मिंग स्टेट्स में रूरल है या अर्बन है, हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स में रूरल है या अर्बन है. ले दे के मैंने इतना डिटेल में कभी आज तक नहीं याद किया. मैंने मोटा मोटा याद किया कि लो परफॉर्मिंग स्टेट्स में रफली 1500 से लेके 2000 रुपये तक माँ एंड आशा वर्कर दोनों को दिया जाएगा. दैट इज 1500 रुपये से लेके 2000 रुपये तक. 1500 इन अर्बन एरियाज एंड 2000 इन रूरल एरियाज. हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स में मैंने इतना डिटेल कभी नहीं याद किया. ले दे के मैंने याद किया है कि 1000 से 1300 रुपये के अंदर अंदर हम देंगे. 1000 रुपये इज गिवन टू द रूरल अर्बन एरियाज एंड 1300 रुपये 1300 इज गिवन टू द रूरल एरियाज. एंड दिस इज अपडेट इन 2020. ये 2020 में अपडेट हुआ था और 2022 में आपसे एग्जाम में पूछा गया था. तो ठीक है, हर चीज़ होने को टाइम भी लगता है, इमीडिएट कभी नहीं पूछा जाता. सर लो परफॉर्मिंग और हाई परफॉर्मिंग किस बेस पे चलता है? लो परफॉर्मिंग बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास. ये लो परफॉर्मिंग स्टेट्स होते हैं जनरली स्पीकिंग जो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स हैं. ये एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स कौन सी होती हैं? EAG स्टेट्स कहते हैं, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स. इसके अंदर बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, कोई 10-11 स्टेट्स हैं. ये सारी के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट उधर का कितना है, मैटरनल मोर्टालिटी रेशो इस एरिया में कितनी है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेशो उस एरिया में कितनी है. इसके अलावा वो ये भी देखते हैं कि उस एरिया में कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़, कपल प्रोटेक्शन रेट कितना है. इसके अलावा वो काफ़ी सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स में. कुछ स्टेट्स मैं आपको याद करवा देता हूँ, इनको कहते हैं बीमारू स्टेट्स. बीमारू स्टेट्स बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश. ये टिपिकली एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स की कोर स्टेट्स हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है. एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स जहाँ पे काम करने की हमारे को ज़्यादा ज़रूरत है. राइट. सो बीमारू कोजू, वेरी नाइस, यू हैव टोल्ड द फुल नेम. बीमारू कोजू स्टेट्स, दैट इज द छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड एंड उत्तराखंड, and all these are Bimaru Koju states. Anyways, if you want to remember the Bimaru Koju, very nice Kamya. So नीट में सेम ईयर सेम क्वेश्चन टॉपिक आया था. वेरी नाइस, यस एब्सोल्युटली करेक्ट. आप सब लोग वेरी नाइस. अभिनंदन महिती. तो ये एक तरीका हुआ आपका तैयारी करने का. वेरी नाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस. दैट इज अबाउट द जननी सुरक्षा योजना. यूनिसेफ गुब्बी ट्रिपल एफ स्कीम. व्हाट इज द यूनिसेफ गुब्बी ट्रिपल एफ स्कीम? The United Nations Gobbi Triple F scheme, the United Nations Gobbi Triple F, GOBI 1, 2 और 3, Gobbi Triple F, growth monitoring, oral rehydration solutions, breastfeeding, immunizations, female literacy, fertility and food, female food, फीमेल न्यूट्रिशन. फूड के नाम से याद कर लो इसको. ये 3 चीज़ें, ये सारी चीज़ें गोबी ट्रिपल एफ इज गोइंग टू डिफाइन चाइल्ड सर्वाइवल. इट इज़ टू प्रमोट चाइल्ड सर्वाइवल. इट इज़ टू प्रमोट चाइल्ड सर्वाइवल. गोबी ट्रिपल एफ, इट इज़ एन इनिशिएटिव बाय द यूनाइटेड नेशंस टू इम्प्रूव द चाइल्ड सर्वाइवल. ग्रोथ मॉनिटरिंग. ग्रोथ मॉनिटरिंग में बेटा ग्रोथ चार्ट्स के बारे बात आती है. ग्रोथ चार्ट्स के ऊपर सवाल आता है कि कितने कर्व्स होते हैं. हमारा ICDS ग्रोथ चार्ट के अंदर 3 कर्व्स हैं. जो सबसे ऊपर वाला कर्व है वो मीडियन के ऊपर है. नीचे वाला कर्व -2 स्टैंडर्ड डेविएशंस पे है. इससे नीचे वाला -3 स्टैंडर्ड डेविएशंस पे है. मीडियन और -2 के बीच में बेटा दिस इज अ ग्रीन जोन. Below this is a yellow zone and below this is a pink or orange zone.
इसको हम कहते हैं ग्रीन जोन, येलो जोन, एंड दिस इज अ पिंक और ऑरेंज जोन। यहाँ पे होती है सिवियर मैल न्यूट्रिशन, यहाँ पे होती है मॉडरेट मैल न्यूट्रिशन, यहाँ पे बच्चा होता है नॉर्मल। So this is what is the ICDS growth chart and that is what the government wants growth monitoring. ORS के अंदर आपको पता होना चाहिए हम 245 मिली ऑस्मोल्स का ORS यूज़ करते हैं, 245 मिली ऑस्मोल्स का ORS यूज़ करते हैं, जिसमें 75 ग्राम ग्लूकोज होती है, 75 ग्राम आपके पास ग्लूकोज होता है एंड सोडियम होता है। So these are two important elements. 65 grams of chloride होगा and बाकी citrate होगा, potassium होगा. Okay, potassium is 20 and citrate is 10. Potassium is 20 and citrate is 10 and 75 for sodium and glucose. Okay, so that is the composition of ORS. Why do we add citrate? Citrate क्यों add किया जाता है? It stabilizes the powdered form of the ORS. It also decreases the stool quantity. Breastfeeding बेटा, breastfeeding important है कि as soon as possible after delivery हो, but within 1 hour after normal delivery and within 4 hours after cesarean section. इम्यूनाइजेशन हमने ऑलरेडी बात किया, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0 गाइडलाइंस, जहां पे टोटल हम 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस को टेक केयर करते हैं। फीमेल लिटरेसी, फीमेल एजुकेशन, इट इज सेफ गार्डेड अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, and it is article number 21 and article number 45 of the Indian Constitution. It states that all the children, boy हो या बेटी हो, लड़का हो या लड़की हो, all the children should be given free primary education till 14 years of age. Fertility के लिए हमने देश में ठाना है that the couple protection rate of the country should be more than 60% and the total fertility rate of the country should be less than 2.1. ये हमने ठाना है, ये हमारे टारगेट है फॉर डिक्रीजिंग द फर्टिलिटी। जो करंट वैल्यू हमारे देश की जो कपल प्रोटेक्शन रेट है 67% है एंड टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया इज 2.0। फीमेल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो हम आंगनवाड़ी प्रोग्राम के तहत, आंगनवाड़ी स्कीम के तहत हर फीमेल को खाना खिलाते हैं। कितना खाना खिलाते हैं? आईसीडीएस आंगनवाड़ी प्रोग्राम में हम कितना खाना खिलाते हैं? अगर कोई नॉर्मल बच्चा है, नॉर्मल चाइल्ड है, या प्रेग्नेंट फीमेल है, या मैल नरिश्ड चाइल्ड है, ओके, तो उनको कितनी कैलोरी देंगे? 500 देंगे, 600 देंगे, 800 देंगे। एंड अगर आप प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन कितना देंगे? इनको 12 से 15, 15 से 20, 15 से 18, 15 से 20 एंड 20 to 25 grams of protein. So this is the calorie, this is the protein under the ICDS program, Integrated Child Development Services program. तो pregnant female को हम खाना भी खिलाते हैं in terms of giving proteins and in terms of giving calorie to the child, to the female. So this is all that we are ensuring against the GOBI FFF program. The standard deviation is not related with the individual value at one reading. The deviation is an average of the repeated examination. ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं बेटा अंकित तिवारी आप? मिड डे मील बेटा बंद हो गया. इट इज नाउ कॉल्ड एज पोषण स्कीम. इट इज नाउ कॉल्ड एज पोषण स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. पोषण स्कीम. ओके, एनीवेज दैट वाज रिगार्डिंग योर, क्या टॉपिक हम कर रहे थे? GOBI FFF. So we have done with the GOBI FFF. Let us go to case control study advantages. बेटा हमने already advantages बात कर लिया. केस कंट्रोल स्टडी लो कॉस्ट होता है, जल्दी हो जाता है, ऑड्स रेशो निकल जाती है. ओपन वायल पॉलिसी नॉट एप्लीकेबल टू, हमने अभी तो बात किया कि मैं बेचारा रह गया मीजल्स रुबेला एंड BCG. ओपन वायल पॉलिसी इज नॉट एप्लीकेबल टू मीजल्स रुबेला एंड BCG, बाकी सबको रह जाता है. एंड नो रिकॉल, ना 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 ना, दैट इज नॉट बेटा. केस कंट्रोल स्टडी में बायस होता है. कौन सा बायस होता है? रिकॉल बायस. उल्टा हो गया. हाँ हाँ, कोहॉर्ट स्टडी, ठीक है. आई थिंक यू हैव गॉट योर मिस्टेक. डिस्कटेड फ्यूजन, ठीक है. नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, बैगासोसिस. बेटा ऑक्यूपेशनल डिजीजेस के ऊपर कुछ बातें करें क्या?
occupational diseases. Occupational diseases. सिलिकोसिस. सिलिकोसिस ये कहाँ पे होता है बेटा? अपर जोन या लोअर जोन? सिलिकोसिस अपर जोन में होता है. सिलिकोसिस के अंदर अपर जोन में होता है. इट इज बिकॉज ऑफ ए सिलिका डस्ट. ये सिलिकोसिस अपर 1/3 या अपर 2/3 ऑफ द पार्ट ऑफ द लंग में होता है. इसके अंदर देर इज नोड्यूलर फाइब्रोसिस. नोड्यूलर फाइब्रोसिस विद स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस. स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस on X-ray and eggshell calcification. Eggshell calcification दिखेगा हमारे को एक्सरे के ऊपर. Silicosis is strongly associated with tuberculosis. On the other hand, अगर आप बात करें asbestosis की, asbestosis बेटा lower zones में होता है. It is because of asbestos fiber. इसके अंदर एस्बेस्टोसिस के अंदर एस्बेस्टोस फाइबर के अंदर राइट लोअर जोन्स में होता है. अलावा सारे अपर एम लोअर जोन्स. गुड डॉक्टर मुझे समझ नहीं आया आपने क्या लिखा है. एस्बेस्टोसिस के अलावा सारे अपर में. ओ यस, एस्बेस्टोसिस के अलावा सारे अपर में. यस आई गॉट इट. एस्बेस्टोस ये भी सही तरीका है. एस्बेस्टोस. अच्छा एस्बेस्टोस. गुड. Thank you सौरभ जैन फॉर योर निमोनिक और वे टू रिमेंबर. लोअर होता है, फाइबर होता है. इसके अंदर डिफ्यूज फाइब्रोसिस होंगे, डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन एंड देयर इज ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस. ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस बेटा एस्बेस्टोसिस इट इज मोस्ट कॉमनली मोस्ट एसोसिएटेड with which cancer? It is with bronchial cancers and strong association with mesothelioma. It is strong association with mesotheliomas. Strong association with mesothelioma. Most common cancers is adenocancers. Next is Bagasosis. Bagasosis में बेटा इट इज बिकॉज ऑफ ए फंगस. कौन सा फंगस होता है? थर्मो एक्टिनोमाइसिस सैकैरी. इट इज बिकॉज ऑफ ए फंगस थर्मो एक्टिनोमाइसिस सैकैरी एंड इट इज ड्यू टू बगास. बगास क्या है? शुगर केन रेमिनेंट. ओके. बिसिनोसिस किसकी वजह से होता है? Bicynosis is because of cotton fibers. Okay. So please remember that all the occupational pneumoconiosis are almost always notifiable under Factory Act except कौन सा वाला? लिखो फटाफट से अगर पता है तो. एक्सेप्ट विच वन? एक्सेप्ट इज बैगासोसिस. क्या आपको पता था ये कि एक्सेप्ट बैगासोसिस ऑल द न्यूमोकोनियोसिस दे आर नोटिफाइबल. सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, बेरिलियोसिस, बिसिनोसिस, एंथ्रोकोसिस दे ऑल आर नोटिफाइबल एक्सेप्ट बैगासोसिस. बैगासोसिस बहुत रेयर होता है बेटा इंडिया में बिकॉज हमारे पास इतना इसकी प्रिवेंशन बहुत ईजी है. Bagasosis is very easy to prevent. You just need to give good mask and you just prevent it. Sugarcane. Oh, very nice. Yes, sir. Pata tha. Yes. So Bagasosis is not notifiable. Otherwise, most of the diseases they are notifiable under the Factories Act. Okay. Good. Vitamin deficiency B1 से कौन सा होता है डिजीज? I don't need to spend time on this. ये तो सिंपल क्वेश्चन है. इसमें क्या बीमारी बात करोगे? B1 से कौन सा डिजीज होता है? Thiamine deficiency, beriberi, या Wernicke's-Korsakoff psychosis. So vitamin B1 is beriberi and it is found in B1 is there in outer covering of the grains. ये outer cover of grains के अंदर present होता है और ये beriberi, Wernicke's-Korsakoff psychosis इनमें आ सकता है. Next is annual growth rate 1.5 है तो doubling time कितना होगा उस कंट्री का? अगर एनुअल ग्रोथ रेट हमारा 1.5 है सो व्हाट इज द डबलिंग टाइम?
If the annual growth rate is 1.5, what is the doubling time? What do you want to say? The doubling time. बेटा कहा जाता है that if the annual growth rate of any country, it is said that if the annual growth rate of any country, it is 1%, it is going to double in how many years? Double in 70 years. 1.5 हो जाएगा ना, तेज डबल हो जाएगा, तो it is going to double in how many years? Roughly around, तेज डबल होगा roughly around 50 years. And अगर 2% हो जाए, it is going to double in 35 years. So ये आपको याद रखना है. This is called as the Malthus model. Malthus model. This is the Malthus model that 1% is going to double in 70 years, 1.5 is going to double in 50 years, 2% is going to double in 35 years. 2% is doubling in 35 years. ये old नहीं होता, it is just the number of years for doubling time. Next is, what is the recommended dietary allowance for iron in pregnant female? This has been updated in year 2021 and it was asked in year 2022. बेटा अगर आप recommended dietary allowance की बात करें तो जो recommended dietary allowance है आयरन का, ये पुराना आंसर 40 था, अब 40 नहीं है. प्लीज़ नोट, ये अपडेट है, अब 40 नहीं है, इट इज़ नाउ 27. सो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में इट इज़ 29, प्रेगनेंसी में वी द अमाउंट ऑफ आयरन विच इज़ रिक्वायर्ड इज 27 एंड लैक्टेशन में 23. ये टॉपिक मैंने पिछले सेशन में भी बात किया, मैं इसमें दोबारा आपसे शो कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर दैट यू डोंट गेट दिस क्वेश्चन रॉन्ग. इस स्लाइड में से आपको 1 MCQ इज़ गारंटीड, 1 MCQ इज़ गारंटीड फ्रॉम दिस स्लाइड. सो ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, यहाँ पे एक सवाल ज़रूर आएगा आपको, बेटा 40 वाला ध्रुवित भट्ट, ये 40 वाला आंसर चेंज हो गया है, 40 वाला आंसर चेंज हो गया, 40 नहीं है. दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू. इट इज़ नाउ 29, 27, 23. आपको 40 वाला आंसर चेंज कर दिया है. एंड ये एक और कारण है, मैं हमेशा बोलता हूँ दैट फटाफट से एग्ज़ाम क्लियर करके भाग लो यहाँ से, बिकॉज द मोर नंबर ऑफ टाइम्स यू गिव एग्ज़ाम, मोर डेटा विल चेंज. सो मैं तो फंसा हुआ हूँ इसमें, मैं हर टाइम पुराना डेटा भूलना पड़ता है, नया डेटा याद करना पड़ता है. आप तो ना फंसो इस गेम में, आप फटाफट से एक दफ़ा याद करके खिसक लो, पूरा जोर लगाओ ताकि इस दफ़ा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए. पूरा जोर लगाएंगे. ओके, सो ये एक स्लाइड में से आपको MCQ आ सकता है. ये सिर्फ नंबर्स हैं. इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट रखिए, आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइए. कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, विटामिन ए, फोलेट, ये मैंने पुराने हर साल के पेपर में ये देखा है. सो ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. प्लीज़ रिमेंबर, आयरन रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी, iron requirement in pregnancy, it is 27 and not 29. What do you mean by RDA and what is EAR? Recommended dietary allowance and estimated average requirement. Estimated average requirement. ये क्या है? What is RDA? RDA उतना amount है. It is the amount of nutrition which is required by how much percent of the population? Amount of nutrition for 97.5% of the population. What is estimated average requirement? It is amount of nutrition for 50% of the population. So amount of nutrition which is going to take care of 50% of the population, that is estimated average requirement. Recommended dietary allowance, that is the amount of nutrition which is good enough for 97.5% of the population. That is what we call as RDA. सर ज़्यादा पूछते हैं एनर्जी कितना कैलोरी चाहिए. बेटा दैट्स व्हाट आई एम सेइंग हरजीत बच्चे, ये एनर्जी कितना कैलोरी चाहिए यही तो लिखा हुआ है. ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, एनर्जी कितना कैलोरी चाहिए. सेडेंट्री वर्कर 1660, मॉडरेट वर्कर 21, हैवी वर्कर 27. कैसे याद रखोगे? बस फीमेल के लिए याद रखो, इट इज़ 1600. देन यू ऐड 500 एंड देन यू ऐड 600. सो आंसर अपने आप आपका आता रहेगा फॉर सेडेंट्री वर्कर, मॉडरेट वर्कर, हैवी वर्कर. एंड देन इन प्रेगनेंसी कितना? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, ये ऑलरेडी हमने बात कर लिया. फर्स्ट ट्राइमेस्टर 70 to 90 किलो कैलोरीज, 230 to 280 एंड 380 to 450 कैलोरीज इन द थर्ड ट्राइमेस्टर. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया. So that completes your discussion about all the questions from year 2022. Last in line, just to close off a few questions from the year 2023.
A few questions from the year 2023, last year के आपके previous year topics, just last year 2023, that is the MCQs. What is isolation is what level of prevention? हमने already discuss किया levels of prevention. Isolation is primary or primordial or secondary or tertiary, क्या बोलते हो? Isolation, it is a primary level of prevention. Isolation is done for the cases and it is a primary level of prevention. Okay, isolation is primary level of prevention. Asbestosis, silicosis, location we have already discussed. Asbestosis base पे होता है, आपने मुझे सुनाया था अभी. Silicosis top पे होता है, silicosis का भी हो गया. Clean water criteria. When do we say the water is clean, beta? When do we say the water is clean? Safe and clean water. When do we say that the water is safe and clean? The physical criteria of water. Physical criteria of water. We'll talk about the temperature. It should be at the room temperature. ठंड में ठंडा होना चाहिए, गर्म में गर्म होना चाहिए पानी. The color of water, it should be less than 5 true color units, also called as Hazen units. It is also called as the Hazen units or the less than 5 true color units. And the turbidity, it should be less than 1 TU or the turbidity is less than 1 NU, not TU. Less than 1 NU, I'm sorry. Less than 1 NU or nephalometric units. Nephalometric units. TU तो tuberculosis unit हुआ ना, वही मैं सोच रहा था ये turbidity में TU कैसे आ गया. So sorry for that confusion. Turbidity is less than 1 nephalometric units. Color is less than 5 TCU. The chemical criteria, जो क्लोरीन होना चाहिए, it should be always more than 0.5 parts per million in drinking water. And the biological criteria, it should have no coliforms. No coliforms in water. This is what we call as a clean and a safe drinking water. Okay. Quarantine is healthy people to prevent the disease. Yes, Suresh Patel, absolutely correct. Vitamin deficiency, pellagra, हमने already बात कर लिया. Case control, we have already discussed. Copper 380A lifespan, we have already discussed. It is for 10 years. Remember, 375 is for 5 years, 380A is for 10 years. Ascorbic acid and copper deficiency. Ascorbic acid deficiency ये पूछा गया है. Ascorbic acid and copper deficiency. अगर कोई आपसे विटामिन सी की डेफिशिएंसी पूछे तो क्या डिजीज बोलेंगे आप? स्कर्वी. स्कर्वी में बेटा देर इज कोलेजन सिंथेसिस डेफिशिएंसी. कोलेजन सिंथेसिस की डेफिशिएंसी हो जाएगी स्कर्वी, दैट इज ब्लीडिंग गम्स एंड विटामिन सी डेफिशिएंसी. देन इज अगर कोई आपसे पूछे कॉपर डेफिशिएंसी में, कॉपर deficiency will be associated with poor wound healing, and also there might be skin changes. In terms of the skin becomes very dry and scaly. Copper deficiency. इसके अलावा we also have zinc deficiency. Zinc deficiency usually अकेले कभी भी नहीं होती. Zinc deficiency is associated with atopic dermatitis. It is also associated with frequent or recurrent infections. Zinc infection is with frequent or recurrent infections. It is with malnutrition. Zinc deficiency अकेले होना बड़ा मुश्किल लगता है. Recurrent infections, malnutrition, there is again poor wound healing. अगर कोई आपसे selenium deficiency पूछे तो cardiovascular diseases, arrhythmias, cardiovascular diseases, selenium deficiency. Zinc is with atopic dermatitis, recurrent infections, viral infections. Copper deficiency is with skin changes and poor wound healing. Okay. Wilson's disease उल्टा होता है बेटा. Wilson disease is more copper deposition, and there is less copper in the blood, hypocuprimia, but there is copper deposition in the tissues. कि ये rings आंख में आएगा, skin changes again and copper
deposition on the skin. Okay. क्या क्वारंटीन प्रिवेंशन इज अगेन प्राइमरी प्रिवेंशन बेटा. क्वारंटीन जो है ना, क्वारंटाइन, इट इज ऑल्सो अ प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन. ओके. सो एस्कॉर्बिक एसिड भी हो गया. नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रोपेगेंडा. प्रोपेगेंडा क्या होता है बेटा? ये एक सवाल देखो प्रोपेगेंडा के ऊपर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग प्रोपेगेंडा. ट्रू क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. आपको सही वाला आंसर ढूंढना है. व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग प्रोपेगेंडा? It appeals to emotion, behavior change centered, actively acquired skills या appeals to region. Which of the following is true regarding propaganda? Propaganda जो होता है ना, ये मोटिवेशन से अलग होता है. प्रोपेगेंडा का जनरल टेक्निकल मीनिंग मतलब होता है ब्रेन वॉश करना. प्रोपेगेंडा इज ब्रेन वॉश करना, राइट? प्रोपेगेंडा इज ब्रेन वॉश करना. ब्रेन वॉश में बेटा यू गिव देम पैसिव इंस्टॉलेशन ऑफ द नॉलेज, एंड दैट इज व्हाट आई एम अगेंस्ट इट. मुझे लगता है लेक्चर देना ना, लेक्चर जब मैं लेक्चर लेता हूं तो इट इज वन वे कम्युनिकेशन. उसमें मैं आपको पैसिव नॉलेज दे रहा हूं. इट इज ब्रेन वॉश एक्चुअली. देर इज नो चेंज इन योर एटीट्यूड और बिहेवियर. आप बस नोट्स लिख लेते हो, आप पढ़ लेते हो. ये आपके दिमाग में सोचने की क्षमता को कम करता है. इट अपील्स टू इमोशन. बंदा इमोशन में आ जाता है. It develops a reflexive behavior and impulsive actions. So it appeals to emotion. बंदे की emotions के साथ खेल रहे हो आप, उनको जो सिखा रहे हो वो बंदा वो समझ रहा है. ब्रेन वॉश, आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे. That is what happens in lectures also sometimes. So it appeals to emotion. It appeals to emotion. Yes, this is correct. Yes, this is correct. बिहेवियर चेंज, कोई बिहेवियर चेंज नहीं होता. इट एक्टिवली एक्वायर्ड स्किल्स, कोई स्किल नहीं सीखता बंदा. इट अपील्स टू रीजन. आपके सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाती है. थिंकिंग डिक्रीजेस, तो रीजन कहाँ से आएगा? सो ये भी आंसर गलत है. सो व्हाट इज द बेस्ट आंसर? इट अपील्स टू इमोशन. इट अपील्स टू इमोशन. Political propaganda is prime example. Yes, answer is propaganda is usually done in politics. Absolutely correct. Indian news is best example of propaganda. जो समझा दिया, जो सिखा दिया, वो सिखा दिया. It is propaganda. That is what is एक गेंडा जो कि propagate करेगा propaganda. TD doses and recommended regime for female बेटा. Tetanus, diphtheria, toxoid जो है TD doses. It is for pregnant females. We give 2 doses, TD1 and TD2. It is given in 2 doses, 4 weeks apart. It is given in 2 doses, 4 weeks apart to all the pregnant females. We give only 1 dose. Only 1 dose is given in case of ICU. मतलब in case of the female has taken the complete immunization. Complete immunization within how much time बेटा? फटाफट से लिखो. In case the female has taken complete immunization within 3 years. In those cases, in the previous pregnancy, then only 1 TD booster has to be given. So absolutely correct. It is giving TD doses is for 2 doses. वैसेक्टमी बेनिफिट हमने ऑलरेडी बात कर लिया. 7 days फॉर वैसेक्टमी एंड 14 days फॉर ट्यूबेक्टमी इज एनहांस्ड ESI बेनिफिट्स. दैट इज एनहांस्ड ESI बेनिफिट. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, व्हाट इज द फॉर्मूला बेटा? हमने ये बात शायद नहीं किया है. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इट इज गिवन बाय द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स डिवाइडेड बाय द टोटल लाइव बर्थ्स इन द एरिया into 1000. That is what we call as infant mortality rate. The current infant mortality rate of India, it is 28 per 1000 live births. The current infant mortality rate of India, that is 28 per 1000 live births. That is infant mortality rate. Sir, TT and TD is different. Yes beta, TT, it stands for TT, it stands for tetanus toxoid, and TD, it stands for tetanus toxoid plus diphtheria low dose vaccine. It stands for diphtheria low dose vaccine. Need to be 12. नहीं, infant mortality rate we don't need it to be 12 because neonatal mortality should be less than 12 beta. Neonatal mortality to be less than 12 and not infant mortality to be less than 12. Okay. So infant mortality rate, secondary attack rate. What do you mean by secondary attack rate? बच्चे, the secondary attack rate
बच्चे द सेकेंडरी अटैक रेट इज गिवन बाय द फॉर्मूला नंबर ऑफ सेकेंडरी केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेकेंडरी केसेस डिवाइडेड बाय द टोटल। ये बहुत दफा 10 स्टार एमसीक्यू है, बहुत दफा एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन अगर आप गलत करके आए ना तो मैं वीडियो में से निकल के आपकी पिटाई करने वाला हूं। ये क्वेश्चन आपने अगर गलत किया, ये घिसा हुआ क्वेश्चन है, मेरे दादाजी के टाइम से ये क्वेश्चन आ रहा है बेटा। सेकेंडरी अटैक रेट इज गिवन बाय द फॉर्मूला नंबर ऑफ सेकेंडरी केसेस डिवाइडेड बाय द टोटल ससेप्टेबल पॉपुलेशन minus the primary case into 100, that is called as secondary attack rate. Minus the primary case into 100 is called as secondary attack rate. So number of secondary cases divided by total susceptible minus primary cases into 100 is called as secondary attack rate. Secondary attack rate बेटा कुछ बीमारियां जैसे चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, इनका काफ़ी हाई सेकेंडरी अटैक रेट है, रफली अराउंड 80 to 90% होता है इनका सेकेंडरी अटैक रेट। अगर आपको इनमें से एक मार्क करना है कि किसका हाईएस्ट है, चिकन पॉक्स का काफ़ी ज़्यादा होता है, 85 to 90% होता है सेकेंडरी अटैक रेट। ओके, व्हाट इज सेकेंडरी अटैक रेट के टोटल अगर आपके पास कुछ लोग हैं उनमें से सेकेंडरी अटैक रेट मतलब व्हाट इज अ प्राइमरी केस बेटा। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं अमित राज एक एग्जाम्पल बता दीजिए, सुरेश पटेल व्हाट इज सेकेंडरी अटैक रेट, सर एक एग्जाम्पल सेकेंडरी अटैक रेट। बेटा वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन क्लासेस, क्लास में हमने ये बहुत दफ़ा बात की है, ये तो रिवीजन सेशन है यार, यहाँ पे अगर समझाने बैठ गए फिर तो हो गया आपका काम। बेटा व्हाट इज सेकेंडरी अटैक रेट, ये क्वेश्चन कहता है व्हाट इज प्राइमरी अटैक रेट, व्हाट इज अटैक रेट। पहले तो ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय अटैक रेट। What do you mean by attack rate? Attack rate is total cases over susceptible population into 1000. That is generally taken as attack rate. Attack rate, it is a special incidence rate. It is a special incidence rate. It tells you how many new cases are there. Okay. ये आपको पता होना चाहिए। Secondary attack rate आपको पता होना चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए what is a primary case and what is a secondary case. Primary case is the first case in community. What is the secondary case? It is the subsequent cases which arise from primary case. And last is what is index case. फटाफट से लिखो आप चैट बॉक्स में what do you mean by index case. Index case कौन होता है? Index case is the first observed case in the community. First observed case. तो इंडेक्स केस की तो कहानी छोड़ दो, इंडेक्स केस तो वो केस हुआ जो कि आपके पास पहले आया। अब वो जो पहले आया आपके पास, दैट पर्सन कुड बी आइदर अ प्राइमरी केस और दैट पर्सन कुड बी सेकेंडरी केस, वी डोंट नो, है ना। सो इंडेक्स केस कुड बी एनीबडी। इंडेक्स केस सिर्फ एक वो बंदे का नाम है जो कि हमारे पास पहले आया। पहला केस उस एरिया में जो होगा दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी केस एंड सब्सिक्वेंट केसेस विच अराइज फ्रॉम द प्राइमरी केस इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी केस। वेरी नाइस। फर्स्ट ऑब्जर्व केस, ध्रुवेट, अभिनंदन, शिबाडाइन, एब्सोल्युटली करेक्ट, डिस्कैडेड फ्यूजन। सो दिस आर द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी केसेस एंड द इंडेक्स केस। अब मान लीजिए आपके पास, आपको ये न्यूमेरिकल नहीं आएगा, आपको एग्जाम में सिर्फ यही समझना है कि मान लो ये हमारी कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी में मान लो 5 लोगों को 5 केसेस आ गए। ओके, इन 5 केसेस में 1 पर्सन केम टू यू टू द डॉक्टर। तो ये बंदा कौन हुआ? ये बंदा हो गया इंडेक्स केस। ये पांचों के पांचों केस मान लीजिए शुरू में आए थे, ऑल दीज विल बिकम एज द प्राइमरी केसेस। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद 20 मोर केसेस आ गए। तो ये 20 केसेस क्या हैं? दीज आर द सेकेंडरी केसेस। ये कहाँ से आए? सेकेंडरी केसेस अराइज फ्रॉम द प्राइमरी केसेस। प्राइमरी केस जरूरी नहीं है 1 हो, प्राइमरी केस कुड बी 1, इट कुड बी 2, इट कुड बी 5, इट कुड बी 10। सो प्राइमरी केसेस आर द फर्स्ट केसेस इन द कम्युनिटी। सेकेंडरी केसेस वो केसेस हैं जो इन प्राइमरी केस से बने हैं। इंडेक्स केस तो एक ही होगा, इंडेक्स केस होगा जो पहला बंदा आपने देखा। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड केस इज द इंडेक्स केस। आर वी गेटिंग दिस? ये भी हो सकता है स्वाइन फ्लू में क्या हुआ था, कोविड-19 में क्या हुआ था? कोविड-19 में वुहान में वो जो फिश एरिया था, फिश मार्केट जो थी, वहाँ पे 4 केसेस पहले आए,
वो चारों केसेस दे वर नॉट डायग्नोस्ड, उनसे सेकेंडरी बने, सेकेंडरी बंदा इंडेक्स केस बना था कोविड के अंदर, है ना. So index case could be primary cases, index case could be secondary cases, but primary cases are the first observed cases, secondary cases are the subsequent cases. Secondary cases निकालने का ये फॉर्मूला होता है, right? कि number of secondary cases divided by total susceptible minus the primary into 100, that is called as secondary attack rate. सर जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनकी लोगों के साथ एक वीडियो या पीडीएफ शेयर कर दीजिए. पीडीएफ इज ऑलरेडी देयर विद द लोगोस एंड विद द डिजीजेस. ये कहीं ढूंढ लो. टेलीग्राम का हमारा ये जो चैनल है ना ऊपर, टेलीग्राम एक आपके लिए बहुत बड़ा रिसोर्स है, वहाँ से आपको सब मिल जाएगा. रेबीज वैक्सीन ऑलरेडी अभी हमने बात किया. नाइसिन डेफिशिएंसी हर साल एग्जाम में आता है, घिसा हुआ क्वेश्चन है. पेलेग्रा हमने बात कर लिया. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बेटा, ये काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है, व्हाट इज़ द रिचेस्ट सोर्स. तो अगर आपको रिच सोर्सेज की बात करनी है, अगर आपको रिच सोर्सेज की बात करनी है, तो रिचेस्ट सोर्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, दीज आर एनिमल और प्लांट, दीज आर एनिमल फूड. अगर कोई आपसे प्लांट की बात कर ले तो कौन सा प्लांट है रिचेस्ट सोर्स ऑफ सैचुरेटेड फैट? इट इज कोकोनट. देन आता है ओमेगा 9 फैटी एसिड, जिसको आप मूफा भी कहते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या ओमेगा 9. ओमेगा 9 का रिचेस्ट सोर्स क्या है? ओमेगा 9 का रिचेस्ट सोर्स, ओमेगा 9 फैटी एसिड, मूफा, मूफा मूंगफली, मूफा मूंगफली ग्राउंडनट्स, मूफा मस्टर्ड, मूफा मस्टर्ड, and mufa is oleic acid, that is also olive. अगर कोई आपसे सिंगल बेस्ट आंसर मार्क करे तो ऑलिव इज द बेस्ट आंसर. ऑलिव ऑयल इज द हाईएस्ट इन मूफा. सो मूफा इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओलेइक एसिड. मूफा इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओलेइक एसिड. नेक्स्ट इज आपसे कोई ओमेगा 6 का पूछे, या जो कि एक एग्जाम्पल है पूफा का. दिस इज व्हाट इज लिनोलेइक एसिड. दिस इज व्हाट इज लिनोलेइक एसिड. इसका अगर कोई आपसे पूछे, इट इज सैफफ्लावर. इट इज सैफफ्लावर. अगर कोई आपसे ओमेगा 3 पूछे, विच इज अल्फा लिनोलेनिक एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड विच इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पूफा. कोई ये पूछे आपसे अल्फा लिनोलेनिक, आंसर इज फ्लैक्सीड. Flaxseed's oil is omega 3, safflower is omega 6, and mustard, mufa, groundnut, olive, that is omega 9. Omega 3 के जो इकोजा पेंटानोइक एसिड है, that is the derivative, it is rich in fish. And safflower का arachidonic acid, that is the complex or long chain fatty acid derivatives of omega 6, that is predominantly found in corn. Or it is also found in corn, it is also found in human milk. Milk is also a good source of arachidonic acid. These are the long chain fatty acid derivatives. Women education and empowerment, हमने again बात कर लिया. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, article number 21 and article number 45 of the Indian Constitution, it talks about education literacy. Demographic cycle, we have already discussed beta. Demographic cycle, GNP. How much is the GDP of India? The WHO, they want that we should spend more than 5% of the GDP should be spent on health. Should be spent on health. Many countries, they are spending up to 20%, 30% also. Government of India the WHO wants more than 5%. Government of India ने हमने अपना टारगेट, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे, WHO नहीं पूछेंगे, आपसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूछेंगे कि हमने कितना टारगेट रखा है. वी वांट मोर देन 2.5% ऑफ जीडीपी स्पेंडिंग ऑन हेल्थ. सो हेल्थ मिनिस्ट्री को 2.5% जीडीपी का योगदान मिलना चाहिए. ये हमारा टारगेट है. ओके, जीडीपी या जीएनआई, इट इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? पीक्यूएलआई, एचडीआई या जीएचआई? पीक्यूएलआई या HDI या GHI, क्या बोलना चाहते हो? इट इज़ यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? आंसर इज इट इज़ यूज्ड इन HDI. It is not used in PQLI, it is not used in GHI, it is used in HDI, Human Development Index. Next is single exposure point. Single exposure point, बेटा ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम में पूछा गया है. पॉइंट एक्सपोजर, सिंगल एक्सपोजर, ये रहा हमारा.
सो एपिडेमिक के बेटा दो टाइप्स हो सकते हैं, एपिडेमिक के दो टाइप्स हो सकते हैं. एपिडेमिक कुड बी सिंगल सोर्स और इट कुड बी मल्टीपल सोर्सेस. सिंगल सोर्स कुड बी सिंगल एक्सपोजर, मल्टीपल एक्सपोजर. मल्टीपल सोर्सेस कुड बी पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन. ओके, द सिंगल एक्सपोजर, द सिंगल सोर्स कुड बी सिंगल एक्सपोजर, इसको हम कहते हैं सिंगल एक्सपोजर, सिंगल सोर्स और पॉइंट सोर्स, SEPS. इसमें रैपिड राइज रैपिड फॉल होगा. ऑल केसेस अकर विद इन वन इंक्यूबेशन. दिस इज व्हाट वी कॉल एज एपिडेमिक्स और आउटब्रेक्स. मल्टीपल एक्सपोजर में देर आर सेकेंडरी वेव्स. ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. देर आर सेकेंडरी वेव्स and there is rapid rise with persistent high number of cases. This is called as hyperendemic state. हाइपर एंडेमिक स्टेट, डिजीज बढ़ जाएगा और उसके बाद सदा के लिए बढ़ा रह जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल एक्सपोजर. मल्टीपल एक्सपोजर सिंगल सोर्स, या हम इसको पॉइंट सोर्स कह सकते हैं. मल्टीपल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स. जो मल्टीपल सोर्सेज हैं, लोग ही बहुत लोग स्प्रेड कर रहे हैं. देर इज पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन एंड देर इज ग्रेजुअल डिक्लाइन इन केसेस. एग्जाम्पल फॉर दिस इज हेपेटाइटिस आउटब्रेक्स. एग्जाम्पल फॉर दिस इज COVID-19. एग्जाम्पल फॉर दिस इज ट्यूबरकुलोसिस. Anything like hepatitis outbreak, COVID-19, tuberculosis, all these are multiple sources, multiple exposure. There is person to person transmission. ये frequently asked point है. Person to person transmission, it is a feature of multiple sources. Person to person transmission, it is a feature of multiple sources. Okay. Next is what is high risk screening. Next is what is high risk screening. हाई रिस्क स्क्रीनिंग कहाँ पे करते हैं बेटा? हाई रिस्क स्क्रीनिंग हम काफ़ी जगह करते हैं. इट इज़ अ मेथड ऑफ व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन? इट इज़ अ प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन या फिर सेकेंडरी? हाई रिस्क स्क्रीनिंग, व्हाट डू यू वांट टू से? हाई रिस्क स्क्रीनिंग, हाई रिस्क स्क्रीनिंग क्या होता है? व्हाट इज हाई रिस्क स्क्रीनिंग? हाई रिस्क स्क्रीनिंग, it is done, it is basically a method of when do we do high risk screening beta? I want it looks like the answer is secondary level. आपका दिल कहेगा कि ये secondary level के high risk जो लोग हैं उनमें आपको स्क्रीन करना चाहिए, वो ज़रूर आपकी अंडरस्टैंडिंग है. बट मेरा सवाल ये था हाई रिस्क स्क्रीनिंग कहाँ पे करते हैं बेटा? इट इज़ डन फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस. इट इज़ डन फॉर कार्डियोवास्कुलर. ध्यान से सुन लो, आप लोग सही हैं, आप लोग सब लोग सही हो. सेकेंडरी ऋतिकेश रेड्डी, यू टोल्ड सेकेंडरी. सुरेश पटेल सेकेंडरी, वेरी नाइस. हाई रिस्क स्क्रीनिंग इज जनरली डन फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस. कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के लिए हम करते हैं. सो जिन लोगों में हाई रिस्क हैं, जैसे ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, आप उन चीज़ों को कम करते हैं सो दैट यू डिक्रीज द कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस. Are you getting it? It is actually a primary level of prevention. It is done for cardiovascular diseases, high risk level of prevention, high risk screening. Okay, so it is a primary level done only specifically talking about cardiovascular diseases के लिए हम करते हैं जब, तो in that case we call it as primary level of screening. ओके, यस आई अंडरस्टैंड स्क्रीनिंग इज सेकेंडरी, बट बेटा यहाँ पे आप हाई रिस्क लोग जो हैं जिनको ओबेसिटी है, हु हैव द रिस्क फैक्टर्स एंड हु हैव नॉट येट डेवलप्ड द डिजीज, आप यहाँ पे रोकते हैं. तो हाई रिस्क लोगों को आप स्क्रीन करते हैं सो दैट यू डिक्रीज द रिस्क फैक्टर टू स्टॉप द डिजीज. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ओवर हेयर? Are you able to understand the concept over here, dear Saurabh Varpi? स्क्रीनिंग इज सेकेंडरी, ये हमने क्लासेस में बहुत दफ़ा बात की है. इट्स नॉट समथिंग न्यू आई एम टॉकिंग. ऑल दोज हु हैव अटेंडेड बिल्कुल ठीक कह रहे हो. डिस्कैडेड फ्यूजन, दिस इज अ प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग एंड इन दिस यू आर स्क्रीनिंग पीपल विद रिस्क फैक्टर्स सो दैट यू डिक्रीज देयर चांस ऑफ गेटिंग द डिजीज. ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज में है, इसीलिए ये इस साल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था. देन है स्कूल हेल्थ. कुछ क्वेश्चंस अबाउट स्कूल हेल्थ. स्कूल हेल्थ के ऊपर कुछ सवाल. स्कूल हेल्थ के ऊपर कुछ सवाल. ये चलना ही बंद हो गया. सो लेट्स जस्ट क्लोज दिस एंड राइट अगेन.
Let us see, one urinal per 40, one latrine per 100 students. Yes, that is correct. One urinal per 60 है बेटा सौरभ जैन, इसको करेक्ट करो. One urinal per 60 है. So it is one urinal per 60, one latrine per 100 students. Okay. ये पावर पॉइंट बिल्कुल ही बंद हो गया. आई थिंक ये बिल्कुल ही बेचारा शांत हो गया. So it's not trying to open. Let me just give the file again. Just 1 minute. And I'll resend the file. आप तब तक कोई डाउट पूछो आपने. What are the doubts that you have? I'll just be sending the file again. वाईफाई बंद किया तो उससे क्यों बंद हो गया ये सारा. Yeah, so we've got the PDF version now. I don't think this hangs right now. Okay. I hope it is visible, and sorry for the disturbance for some time. Chalo. Yeah, so we were on topic number 3, 2023. Okay, let's take on. So sorry for the small break that we had to take inevitably. We were at this junction, बेटा 2023 रेबीज का हम बात कर चुके हैं. नाइसिन डेफिशिएंसी we were at what point? स्कूल हेल्थ. ओके, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम. स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में
स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में हाउ वुड यू टेक इट ऑन? मैं रफ पेज भी ले लेता हूँ. Okay. So if you talk about the school health program, beta, school health program में, yeah. So there you get this questions. Healthy full school environment. False is. What do you think is false answer over here? Healthy full school environment. What is the false answer? What is the false answer? What do you think is the false answer? Not more than 40 students per classroom, one urinal per 60 students, one latrine per 100, area allocation of 50 square feet per child. So what do you want to say? What do you want to say? What is the wrong answer? So in this question, beta, healthy full school environment, it is not more than 40 students per classroom. This is true. One urinal per 60 students, this is also true. One latrine per 100 students, this is also true. Area is not 50, it should be more than 10 square feet per child. It is not 50 square feet. So for healthy school environment, please remember, for healthy school environment, we always talk about area as 10 square feet per child, and it should be very nice answer, minus type desk. It should be minus type desk and not positive type. Talking about demonstration, what is demonstration? Demonstration is for a smaller group. Demonstration, beta, अगर आप बात करें, demonstration, it is for smaller group. Demonstration, it is for small group. It is one of the best way to teach a skill. It is one of the best way to teach the skill. It promotes what? Does it promote affective learning, cognitive learning, or psychomotor? Demonstration, it promotes affective learning. अफेक्टिव लर्निंग को ये प्रमोट करता है बेटा. वर्कशॉप्स जो हैं, वर्कशॉप किसको प्रमोट करेगा? वर्कशॉप विल प्रमोट साइकोमोटर डेवलपमेंट. लेक्चर किसको प्रमोट करता है? लेक्चर सिर्फ कॉग्निटिव लर्निंग को प्रमोट करता है. Lecture is more for cognitive learning, workshop is for psychomotor, and demonstration is for affective learning. Affective मतलब जहाँ पे आप with emotions, with some technique आप सीखते हैं. So that is affective learning. So क्यों नहीं होता इसमें, वो आपको साइकेट्री में या डिटेल में जब हम लेक्चर पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा. What is cognitive? Cognitive is thinking बेटा. बस इसको रट लो ना अभी के लिए. डेमोन्स्ट्रेशन इज मोर अफेक्टिव लर्निंग, वर्कशॉप इज साइकोमोटर लर्निंग, एंड डेमोन्स्ट्रेशन ये स्मॉल बैचेस में हम करते हैं. स्मॉल बैचेस में करते हैं. इट इज़ डन इन स्मॉल बैचेस, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज फॉर टीचिंग एनी important skill to the people. Teaching, सिर्फ टीचिंग के लिए, to show them the skill. That is what we call as affective learning. Right? So that is still here, you can use it. Yeah. Okay, that is about demonstration. What is symposia, बच्चे? When do you say symposia? When do you say symposia? When do you say lecture? When do you say panel? ये तीनों जो हैं ये लार्ज ऑडियंस के लिए होते हैं. ये तीनों लार्ज ऑडियंस के लिए होते हैं. सिंपोजिया इज सीरीज ऑफ लेक्चर बाय एक्सपर्ट्स विद चेयरमैन. कोई चेयरमैन होते हैं, कुछ ग्रुप लोग होते हैं, वो चेयरमैन एक्ट करेंगे. लेक्चर इज सिंपल गिविंग लेक्चर. इट इज वन वे स्किल टीचिंग. इट इज वन वे गिविंग कॉग्निशन. एंड पैनल इट इज डिस्कशन अमंग एक्सपर्ट्स. पैनल इज डिस्कशन अमंग एक्सपर्ट्स. फिर आता है छोटे बैचेस. ये लार्ज ऑडियंस के लिए ये तीन था. नेक्स्ट आता है स्मॉलर बैचेस.
नेक्स्ट आता है फॉर स्मॉलर बैचेस. फॉर स्मॉलर बैचेस यहाँ पे हमारे पास होता है सेमिनार. सेमिनार इज अगेन टू टीच एनी स्किल, टू टीच. यहाँ पे सेमिनार के अंदर इट इज़ फॉर स्मॉलर बैचेस, बट द वन थिंग वी वांट इज वी वांट हाई लेवल attainment. That means the people should be attentive and they should be listening to the seminar. Then is workshop. Workshop होता है जहाँ पे आप skill develop करते हैं, where you develop. And next is demonstration. Demonstration is best for effective learning. It is for effective learning. Again for smaller batches. Demonstration example यहाँ पे अगर मैंने ORS बनाना किसी को सिखाना है, it is some technical stuff ना, it is some technical stuff you want to teach something. ORS बनाना सिखाना है, या आप चेक करना चाहते हो या शो करना चाहते हो how to do cardiopulmonary resuscitation. So first you have to demonstrate that resuscitation and then only people will understand the steps. हैंड वॉशिंग सिखाना है, हैंड वॉशिंग, तो हैंड वॉशिंग के ऊपर मैं लेक्चर दे दूंगा, लोग नहीं समझेंगे. डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो लोग समझेंगे. अब मैं डेमोन्स्ट्रेट ही कर रहा हूँ ना, दैट आपको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या हैंड वॉशिंग करना है. ये डेमोन्स्ट्रेशन इज व्हाट वी कॉल एज वन ऑफ द बेस्ट वेज फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड. पैनल question and answer with audience with expert. Yes, panel will have question and answer with experts. That is correct. So it is done in smaller batches. Recommended dietary allowance, beta, we have already discussed about recommended dietary allowance. Already बात हो गया. Open vial policy मैं बेचारा we have already discussed. Just one thing before I leave you guys. Today I have not talked about this epidemiology. This is a summary table for epidemiology. ये ऑलरेडी हमने पिछले सेशन में बात कर लिया है, बट दिस इज जस्ट द स्टडी ऑफ चॉइसेस. एक क्वेश्चन यहाँ पे आता ज़रूर है. व्हाट इज़ द बेस्ट स्टडी ऑफ चॉइस फॉर बर्डन ऑफ डिजीज? बर्डन ऑफ डिजीज ढूंढने के लिए व्हाट इज़ द बेस्ट स्टडी? इट इज़ अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी. इट इज़ अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी. नेचुरल कोर्स ऑफ डिजीज, इसके लिए कोहॉर्ट स्टडी. रेयर डिजीज, लिखो फटाफट से, व्हाट इज़ द बेस्ट स्टडी फॉर रेयर डिजीज? रेयर रिस्क फैक्टर के लिए लिखो फटाफट से 3 और 4 लिख के. रेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टडी ऑफ चॉइस इज अ नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी. जो मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, आई वॉन्ट यू गाइज टू फिल इन द ब्लैंक फॉर मी. सो रेयर इन्वेस्टिगेशंस के लिए व्हाट इज द बेस्ट स्टडी? इट इज़ अ नेस्टेड केस कंट्रोल. इंसिडेंट्स के लिए वी डू अ कोहॉर्ट स्टडी. फॉर प्रेवलेंस वी डू अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी. Cross-sectional study. Multiple outcomes. You take a risk factor and then you find out multiple outcomes. It is a cohort study. Cohort study. Multiple risk factors can be assessed in multiple risk factors. You take a disease and then you find out the multiple risk factors. Answer is a case control study. Answer is a case control study. Short time taking. फटाफट से लिखो बेटा chat box में. What is the short time taking? Short time taking. Short time taking. Next is hypothesis formulation occurs at what level? Hypothesis formulation occurs at what level? Hypothesis testing occurs at what level? ये आपने भरना है. So rare disease, very nice. You all are guys are very good. Rare disease, the study of choice is a case control study. Risk factor, it is a cohort study. Rare risk factor, you do a cohort study. Beta 10, 11 and 12, again questions for you guys. Hypothesis confirmation, validation, confirmation, it is done in experimental studies, or we can use evidence-based medicine. We can take evidence-based medicine or we can do experimental studies to establish the final causal association. What is the best study? The best study is meta-analysis. The best study to do is meta-analysis for establishing the final causation. Beta short time taking, study of choice, bolo na fatafat se. Short time taking. It is 10 number, shortest time taking. It is which study? Short time taking. It is a case control study, or we can also do case studies. Case studies. Okay, case studies or case reports. Hypothesis formulation, it occurs at descriptive studies.
Hypothesis testing, it occurs at analytical studies. Okay, establish best study to establish causality, that is meta analysis, and to find the attributable risk. अभी हमने बात किया attributable risk, that is given as cohort studies, that is given by cohort study. Attributable risk का फॉर्मूला क्या है? Incidence exposed minus incidence non exposed divided by incidence exposed, है ना. Relative risk का क्या फॉर्मूला है? It is incidence exposed divided by incidence non exposed, है ना. And attributable risk is this. Okay, odds ratio क्या होता है? It is A into D over B into C. If the odds ratio or the relative risk is equal to 1, it means no association. If it is more than 1, it means a positive association. Less than 1, it means a negative association. Am I correct? It means a negative association. तो ये तो आपको दिखाई नहीं होगा वहाँ पे. Less than 1, it means a negative association. More than 1, it means a positive association. Positive association equal to 1, it means no association. No association. Okay, more than 1 is positive, less than 1 is negative. So that's all about most of your questions from epidemiology. इनमें से कहीं ना एक क्वेश्चन फंस जाता है. So beta, what I have tried to do in spite of all the problems जो हमने फेस करी, बार बार पीपीटी बंद हो रहा है, चल रहा है. I have tried to discuss all the questions in the previous 6-year FMG exams for you. And ये मैं बहुत तहे दिल से दुआ करता हूँ, प्रे करता हूँ कि आप सबका एग्ज़ाम में पूरे अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम क्लियर हो. Whatever you want, you should be achieving that, and whatever you actually deserve, you should be getting that. Right? Right? चलो, डन है बच्चे. आपके कोई क्वेश्चंस हैं? यू आर वेरी वेलकम टू शूट योर क्वेश्चंस, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क. सर स्टडी वाली स्लाइड 1 सेकेंड करोगे स्क्रीनशॉट? बेटा ये यहीं पे रहेगा, आप कभी भी पूछ लेना, आप कभी भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. एनी डाउट्स यू हैव, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क योर डाउट्स. जय माता की. प्लीज सेंड द पीडीएफ. पिछला भी पीडीएफ भेजा था, कितना फायदा रहा आप सब लोगों को, सही में बताना. लिखो जरा चैट बॉक्स में. सर पढ़ रहे हैं बट डज नॉट फील लाइक स्टडिंग. ऐसा कुछ नहीं होता बेटा. जस्ट लास्ट 2-3 डेज बिफोर द एग्जाम अभी अपना पूरा जोर लगाओ बेटा. 4 दिन रह गए हैं आपके पास, टोटल 70-80 घंटे हैं बिफोर द एग्जाम, एंड इसको पूरा अपना जोर लगा दो. 3 दिन रह गए हैं, पूरा अपना जोर लगा दो कि इसको पार होना ही होना है हमने. राइट? कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे हैं, लिखो डाउट्स. मैं फिर एक ही दफ़ा लेता हूँ बेटा. जो स्टूडेंट्स अभी थोड़ा सा मोटिवेशन, मतलब थोड़ा सा आप हो रहे हो ना, डिप्रेशन में जा रहे हो, याद रखो कि धरा उठा गगन गुंजा, धरा उठा गगन गुंजा, नदी बहा पवन चला, धनुष उठा प्रहार कर, धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर. अग्नि सी धधक धधक, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर, रुके ना तू, थके ना तू, झुके ना तू, थमे ना तू, सदा चले, थके ना तू, रुके ना तू, झुके ना तू. मेरी भगवान से अगेन ये प्रार्थना है कि आप सब लोग अच्छे नंबरों से पास हो, और अपने इतना जोर से दहाड़ना है कि बेटा सिंह सी दहाड़ कर. ये 4 दिन है, ये डिफाइन करेंगे कि अगले 6 महीने आप दोबारा से प्रिपेयर करोगे, या फिर आप क्लियर करके इंटर्नशिप ज्वाइन करने वाले हो, या अपना आगे पीजी की तैयारी करोगे, पीजी एंट्रेंस के लिए. सो इसको याद रखो और अच्छी तरह अपनी पूरी मेहनत लगाओ बेटा. और कुछ हो ना हो, मैं ये जानता हूँ कि आपने अपनी अगर अच्छी मेहनत करी है तो भगवान आपके साथ है, पेरेंट्स आपके साथ है, आपके परिवार आपके साथ है. ये 3 दिन अपना बेस्ट लगा दो. चौथे दिन, 5वें दिन आप एंजॉय करने वाले हकदार हो गए. सो इसको हक से एंजॉय करेंगे. राइट?
सो चलो काफ़ी सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो गए हैं. लेट अस डिस्कस दीज क्वेश्चंस एंड देन लेट्स टेक इट ऑफ. अगला टॉपिक उठाएंगे, अगले सेशन की तैयारी करेंगे, बट इस दफ़ा मैं आपको दोबारा यहाँ पे नहीं देखना चाहता. ओके, सो प्लीज़ सेंड द PDF. बेटा ये सच में लिखो कि PDF आपको सही में ज़रूरत होती है. MGUS लिख रहा है, आई हैव नेवर रेड अ PDF. कोई पढ़ेगा क्या? क्या आपको समझ क्या आएगा? ये कीड़े मकोड़े क्या लिखा है, ये कहाँ से समझ आएगा? ये तो लेक्चर के साथ ही, वीडियो के साथ ही जो आप नोट्स अपने बना लो तो बना लो. ओके, अ फ्यू लाइन्स अबाउट मैचिंग, कन्फाउंडिंग एंड बायस. बेटा पहला सवाल उठा रहा हूँ बायस के ऊपर. बायस के को ट्रीटमेंट के लिए बेटा हमें ब्लाइंडिंग करना होता है. ब्लाइंडिंग जो है सिंगल ब्लाइंड होती है, डबल ब्लाइंड होती है, ट्रिपल ब्लाइंड होती है. ट्रिपल ब्लाइंड इज द बेस्ट टाइप्स, डबल ब्लाइंड इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर ब्लाइंडिंग. जो कंफाउंडिंग है, जो कंफाउंडिंग वेरिएबल होता है, द कंफाउंडिंग वेरिएबल, ये कंफाउंडिंग वेरिएबल दो किस्म का होता है. वी कैन हैव अ नोन कंफाउंडर्स और वी कैन हैव अननोन कंफाउंडर्स. नोन कंफाउंडर्स को यू ट्रीट बाय मैचिंग. Unknown confounders you treat by RSSR, randomization, standardization, stratification and regression. So confounders and effect modifier, ये कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं डिफरेंस. इफेक्ट मॉडिफायर ये एडवांस लेवल है, ये इवन पीजी लेवल है. पीजी मतलब पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट PSM में जो कर रहे हैं कम्युनिटी मेडिसिन, उनको हम सिखाते हैं व्हाट इज कंफाउंडिंग एंड इफेक्ट मॉडिफायर. इसके ऊपर एक छोटा सा ऑडियो क्लिप बेटा टेलीग्राम के ऊपर पड़ा हुआ है, वो सुन लेना अगर आपको बहुत लगता है कि ज़रूरत है. अदरवाइज मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में कोई ये नहीं पूछेगा इफेक्ट मॉडिफायर, दे कैन नॉट आस्क यू. ओके, सो नेक्स्ट आ जाओ. मैक्स एज फॉर PCV वैक्सीन. PCV वैक्सीन के लिए जो मैक्सिमम एज है, PCV इज न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन. इट कैन बी गिवन अप टिल 1 ईयर. सो ये बेटा 2 डोजेस, 2 प्राइमरी डोजेस प्लस 1 बूस्टर डोज में दी जाती है. 2 प्राइमरी डोजेस हम 6 हफ्ते और 14 हफ्ते पे देते हैं, 10 हफ्ते पे नहीं होता. एंड बूस्टर डोज जो होता है दैट इज गिवन एट 9 months of age. It is given as 0.5 ml. It is given as intramuscular vaccine. It is given in anterolateral thigh right side. Anterolateral thigh right side, pneumococcal conjugate vaccine. It is given till 1 year. So difference between health worker and MPW and IDSP also. बेटा हेल्थ वर्कर एक कॉमन टर्म है, जो हेल्थ के लिए काम करे उसको हेल्थ वर्कर कहते हैं. हेल्थ वर्कर्स सब लोग हेल्थ वर्कर हैं. आशा वर्कर जो है ये भी हेल्थ वर्कर है. MPW मल्टीपर्पज़ वर्कर ये भी हेल्थ वर्कर हैं. ANMs जो हैं ये भी हेल्थ वर्कर्स हैं. ANM जो है ये भी हेल्थ वर्कर्स होते हैं, ANM. ओके, बट इन सब को हम ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर्स कहते हैं बिकॉज ये फील्ड में ज़्यादा काम करते हैं. MPWs मेल होते हैं या फीमेल होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हेल्थ वर्कर और MPW में फ़र्क होता है. इन सब को हेल्थ के लिए जो काम करे, द पर्सन हु वर्क्स फॉर हेल्थ इज कॉल्ड एज अ हेल्थ वर्कर. इवन अ नर्स, इवन अ डॉक्टर कैन बी अ हेल्थ वर्कर, राइट. सो ऐसा नहीं है कि नर्सेज आर नर्सेज एंड डॉक्टर्स आर डॉक्टर्स. वी ऑल आर हेल्थ वर्कर्स. ओके सर, मेरा नॉलेज इतना ही है, इतना ही नहीं, फिर भी पंप हो, इतना जानने भी टेंशन ले रहे हैं. बिल्कुल ठीक है, इतना ज़रूरत नहीं होता बेटा. टेक इट इजी. ये जो टॉपिक्स कर लिए इन्हीं को पढ़ लो. इंटर्न ज्वाइन करेंगे, PG की तैयारी भी. लव यू सर. आई प्रे एवरीवन गेट्स द स्वीट टेस्ट ऑफ द हार्ड वर्क. दैट्स व्हाट आई प्रे एक्चुअली. सर आपसे मिलते रहेंगे बेटा. मेरे को आपसे ना बिल्कुल नहीं मिलना है यहाँ पे क्लास दौरान. क्लास के बाहर हम ज़रूर मिलते रहेंगे, हम मिलते रहेंगे. सर डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रासेप्शन, बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन फॉर लैक्टेटिंग फीमेल. दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन शिबा डाइन. लैक्टेटिंग फीमेल में हम क्या क्या कॉन्ट्रासेप्शन दे सकते हैं. जो फीमेल डिलीवरी हो चुका है, लैक्टेटिंग फीमेल है, तो पोस्ट डिलीवरी की बात कर रहे हैं अगर, मैं इसको लैक्टेटिंग की जगह आई शुड नॉट राइट इट एज लैक्टेटिंग. लेट अस राइट आफ्टर डिलीवरी. आफ्टर डिलीवरी फीमेल्स जो हैं वो क्या क्या हम कॉन्ट्रासेप्शन दे सकते हैं, है ना, यही क्वेश्चन है ना. सो आफ्टर डिलीवरी बेटा, अगर फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग है, पहली बात कर लो, इसको और भी इजी कर लेते हैं. लेट अस टॉक अबाउट इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस. इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस कैन ओनली बी इंसर्टेड आफ्टर 6 weeks आफ्टर डिलीवरी. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ ओसी पिल्स. ओसी पिल्स अगर फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग है,
अगर फीमेल लैक्टेटिंग है तो वी गिव इट आफ्टर 6 मंथ्स बेटा, नॉट 6 वीक्स, 6 मंथ्स के बाद देते हैं। अगर नॉन ब्रेस्ट फीडिंग है तो वी कैन गिव इट आफ्टर 3 वीक्स। ओके, अगर आप अंतरा इंजेक्शन की बात करें, अंतरा इंजेक्शन क्या होता है? दैट इज द डीएमपीए, डेपोमेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एस्टेट। अगर फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग है या नॉन ब्रेस्ट फीडिंग है, अगर फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग है तो हम अंतरा इंजेक्शन बेटा 6 हफ्ते के बाद दे सकते हैं। अगर फीमेल नॉन ब्रेस्ट फीडिंग है तो एनी टाइम आफ्टर डिलीवरी, एनी टाइम आफ्टर डिलीवरी हम कभी भी दे सकते हैं अंतरा इंजेक्शन। अगर आप बात करें सेंट क्रोमैन की, या आप बात करें प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल की, पीओपी की, तो इट कैन बी गिवन एनी टाइम आफ्टर डिलीवरी। ब्रेस्ट फीडिंग है, नॉन ब्रेस्ट फीडिंग, कोई मर्जी हो, एक ही आंसर है। ट्यूबेक्टमी आप कब कर सकते हैं? इट इज डन यूजली आफ्टर 7 days, आफ्टर 1 week आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर 7 days ऑफ डिलीवरी, आफ्टर 1 week ऑफ डिलीवरी हम ट्यूबेक्टमीज भी कर सकते हैं। सो ये तो रहा पोस्टपार्टम के केस में। अब बात आती है व्हाट इज द कॉन्ट्रासेप्शन, CCOC, कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ चॉइस इन लैक्टेटिंग फीमेल। इट इज ऑलवेज प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल। अगर सिंगल बेस्ट आंसर आ जाए तो POP आप मार्क करिएगा, राइट। सो इसके बाद कोई और प्रॉब्लम? सो शिबा, वेरी नाइस क्वेश्चन सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन सेंटिनल सर्वेलेंस। बेटा सेंटिनल सर्वेलेंस जो है ये किसने पूछा? सेंटिनल सर्वेलेंस कहाँ गया वो क्वेश्चन? मेड लैड। बेटा मेड लैड, ये जो सेंटिनल सर्वेलेंस है, सेंटिनल सर्वेलेंस, दैट इज डन फॉर मिसिंग केसेस, मिसिंग केसेस के लिए होता है। इट इज डन यूजली फॉर HIV। तो यहाँ पे HIV में मिसिंग केसेस हम कैसे ढूंढते हैं? बाय फाइंडिंग आउट पीपल विद RTI एंड STI, जिन लोगों को रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, उन केसेस में हम सेंटिनल सर्वेलेंस करते हैं। सर प्लीज एक्सप्लेन IDSP। एक्सप्लेन IDSP में कुछ नहीं एक्सप्लेन करने का है, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोजेक्ट है। इसमें डिजीज सर्वेलेंस करते हैं, 3 लेवल में सर्वेलेंस होती है, S, P और L। सिंड्रोमिक सर्वेलेंस, प्रोबेबल केस सर्वेलेंस एंड लेबोरेटरी सर्वेलेंस। ये जो सिंड्रोम्स है, 6 सिंड्रोम्स हैं, कुछ 19-20 बीमारियां हैं, दिस इज डन बाय मेडिकल ऑफिसर्स। कुछ 20-21 बीमारियां हैं जो लेबोरेटरीज करेंगी सर्वेलेंस, एंड सिंड्रोमिक सर्वेलेंस इज डन बाय हेल्थ वर्कर्स। कौन से हेल्थ वर्कर्स? इट इज डन बाय MPWs, मल्टीपर्पज वर्कर्स के थ्रू हम सिंड्रोमिक सर्वेलेंस करते हैं, राइट। ये जो सर्वेलेंस है ये वीकली सर्वेलेंस होती है बेटा, बस यही 3-4 चीजें। ये प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। ओके सर, पॉपुलेशन में सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है, स्पेसिफिसिटी आई नो बट स्टिल रिमेंबर, पॉपुलेशन में कुछ नहीं इंक्रीज होता, लार्ज पॉपुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती बेटा। जस्ट रिमेंबर्स, प्रेवलेंस अगर बढ़ेगी, इफ द डिजीज प्रेवलेंस इंक्रीज, तो पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके, प्रेवलेंस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इट हैज नो इफेक्ट on sensitivity or specificity. Please remember this, it has no effect on sensitivity or specificity. Prevalence किसको affect करती है? Positive predictive value है, negative predictive value. High prevalence होगी तो high positive predictive value होगी, low prevalence होगी तो low PPV होगा। ये आपका आंसर था ध्रुवित भट्ट। एक स्टूडेंट ने अभी मेरे से पूछा था, मैं भूल गया वो आपसे बात करनी दोबारा। In case that student is still listening to the lecture, that is for you. बेटा you had asked about the syndromic kits बेटा, kit 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। kit 1 जो होता है ये कोई भी सर्वाइकल डिस्चार्ज के लिए होता है, कोई भी एनोरेक्टल डिस्चार्ज के लिए होता है। एनोरेक्टल डिस्चार्ज, सर्वाइकल डिस्चार्ज, कोई भी यूरेथ्रल डिस्चार्ज, कोई भी यूरेथ्रल डिस्चार्ज, इन केसेस में फर्स्ट किट हम ग्रे कलर किट देते हैं, that is kit 1, that is the kit 1 ग्रे कलर किट। किट नंबर 2 जो है बेटा ग्रीन कलर किट होती है, ये देते हैं विजाइनल डिस्चार्ज। विजाइनल डिस्चार्ज अगर सर्वाइकल इरोजन्स होंगी, दे ऑल विल कम अंडर किट नंबर 1। किट नंबर 3, 4, 5 बच्चे, किट नंबर 3, 4, 5 ये हमेशा जेनाइटल अल्सर्स के लिए होती हैं, जेनाइटल अल्सर्स के लिए होती हैं। किट 5 इज फॉर हर्पेटिक जेनाइटल अल्सर्स, Kit 3 and 4 is for non-herpetic genital ulcers.
ओके। किट नंबर 6 जो होती है ये PID होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एंड किट नंबर 7 जो होता है दैट इज फॉर इंग्वाइनल ब्यूबोस। इट इज़ फॉर ब्यूबोस, इंग्वाइनल ब्यूबोस। बस ये आपको डिजीजेस याद रखने हैं। किट नंबर 1 का अगर आपका बहुत दिल है तो आप याद रख सकते हैं। किट 1 में हम 1 डोज ऑफ सेफिक्जीन एंड 1 डोज ऑफ एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, सिंगल टैबलेट होती है। किट नंबर 1 इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड किट इज किट नंबर 1। ये किट इज ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। IDSP एक्सप्लेन कर दीजिए। कर तो दिया शिवा IDSP एक्सप्लेन। लार्ज पॉपुलेशन में सेंसिटिविटी होगी या स्पेसिफिसिटी? वी हैव ऑलरेडी डन दैट। ओह सॉरी आई सॉ द ओल्डर वंस, सॉरी शिवा। सर, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट्स काइंड ऑफ यू वुड से FMG एग्जाम में ये स्टैंडर्ड FMG एग्जाम में स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशंस ये आई डोंट थिंक कभी पूछेंगे, कभी नहीं पूछा जाएगा बेटा। स्टैंडर्ड डेविएशन, इनका मैथमेटिकल फॉर्मूला फ़र्क है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। स्टैंडर्ड एरर जो होता है ये स्टैंडर्ड एरर फॉर मीन निकलेगा या स्टैंडर्ड एरर फॉर प्रोपोर्शंस निकलेगा। बहुत सारी पॉपुलेशन जब आप लेते हो तो आप स्टैंडर्ड एरर्स निकालते हो। ओके, फॉर्मूला अभी छोड़ दो, अभी एग्जाम के लिए फोकस करो, ये ज़रूरत नहीं है आपको। सर, डिफरेंस बिटवीन, सर लेकिन मैंने मैरो MCQ में लार्ज स्पेसिफिक इंक्रीज होते हैं ये देखा है। कोई बात नहीं, मैरो भी अपने से ही है। मेरे को स्क्रीनशॉट आप टेलीग्राम पे भेज देना, आई विल बी एबल टू आंसर इट ओवर देयर आपका डाउट। सर, 1 टच PSM के लास्ट क्वेश्चन इनफ है फॉर दिस? यस दैट इज इनफ, यस दैट इज इनफ। 1 टच PSM जो है ये हमेशा मेरे टेबल पे रहती है। 1 टच PSM, इट इज़ वन ऑफ द आई वुड से वन ऑफ द ब्रिलियंट बुक्स दैट हैव बीन समहाउ मेड। 37 पेजेस में पूरा हमने PSM को नमस्कार किया हुआ है। सो PSM का फुल फॉर्म आई होप आप सबको पता है। PSM सिंप्लीफाइड बाय मुखमोहित, ये मेरा नाम है, मेरे नाम में ही PSM है। PSM प्रिवेंटिव मेडिसिन सिंप्लीफाइड बाय मुखमोहित। सो ये PSM के लिए हमने एक छोटी सी किताब जो लिखी हुई है 1 टच PSM, ये काफ़ी स्टूडेंट्स को फ़ायदा दिया है। 35-37 पेजेस में पूरा PSM एंड लास्ट में हमने लास्ट 5 years ऑफ FMG एग्ज़ाम डिस्कस किया हुआ है। सो मेक श्योर दैट यू टेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। Sir, we have PG and I after 15 and your classes were much more. Thank you so much सुभाष भगत, and I hope कि आपको ये सारा लेक्चर हूबहू एग्ज़ाम में आता रहे, and that's what I pray that you should all clear your exams. Okay. समथिंग अबाउट नालगोंडा टेक्निक। नालगोंडा टेक्निक बेटा डीफ्लोरिडेशन के लिए होता है। इसमें लाइम मिक्स करते हैं पानी के और उसको घोलते रहते हैं, घोलने के बाद उसको बस लाइम मिक्स करना है। लाइम याद रख लो बस। नालगोंडा टेक्निक डीफ्लोरिडेशन के लिए होता है एंड इट इज़ मिक्सिंग ऑफ वाटर विद लाइम। सर, मेरे डेस्क पर भी 24/7 1 टच। येस, दैट्स व्हाट इट शुड बी, बिकॉज ये छोटी छोटी बुक्स हैं, ये एग्जाम में ना आपको क्रिस्प तैयारी करके देंगी। ओके, सो विद दैट थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस होल सेशन। आई प्रे टू गॉड कि आप सब लोग एग्ज़ाम फटाफट से क्लियर करिए एंड आप हमें इंटर्नशिप तो नहीं मैं कहूँगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जब आप कुछ साल बाद कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर या बड़े क्लिनिशियन बन जाएंगे तो हमें ज़रूर याद रखिए। एंड आई प्रे टू गॉड दैट ऑल योर विशेस कम ट्रू। बेटा अपने लिए ना सही, अपने मम्मी पापा के लिए, पेरेंट्स के लिए, अपने भाई बहन के लिए एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करो। 3-4 दिन है, अपना इतना जोर लगाओ कि पेरेंट्स को गर्व हो जाए कि यार बच्चे ने जोर पूरा लगाया था। है ये जब फादर या मदर बोल देना कि बच्चे ने जोर पूरा लगाया था, उसके बाद जो मर्जी हो बेटा कोई चीज़ मायने नहीं रखती है ना। तो पूरा जोर लगाओ, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।